तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे थे, उसी में जो है टेस्ट नंबर 13 है। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 12 तक ने हमने अपलोड कर दिया चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यूपी पीसीएस 2026 टेस्ट सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और थंबनेल पे सारा जो है लिखा हुआ है, थंबनेल भी अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जेआईएस का टेस्ट हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसमें हमने 12 टेस्ट जो है सॉल्व कर लिया है। ये 13 नंबर का टेस्ट है, और इसमें जो करंट अफेयर्स है वो फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स दिया हुआ है, और ये भी फुल टेस्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्टुअल जो टेस्ट होते हैं जैसे इतिहास के, भूगोल के, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनके सारे जो है हमने देख लिया है टेस्ट। तो उसको आप वीडियो में जब देखेंगे तो 1 2 3 4 5 जब इस तरह का जो शुरुआत वाला टेस्ट देखेंगे तो वो टेस्ट वही है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें तो इंग्लिश वाले लोग इधर देख सकते हैं और अंग्रेजी वाले यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें दिया है क्वेश्चन कि ऋग्वेद में जो उल्लेखित निष्क शब्द है इसका मूलतः किसको संदर्भित करता है। तो निष्क शब्द मूलतः जो है किसको संदर्भित करता है, इसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो पहला दिया है कि कर वसूली में प्रयुक्त भार की एक इकाई थी। जो कर वसूला जाता था उसमें जिस बाट से तौला जाता था, क्या उस भार की ये इकाई थी। दूसरा दिया है चांदी में ढाला गया एक सिक्का था। तीसरा गले में पहने जाने वाला स्वर्ण आभूषण था। और भूमि अनुदान की एक माप थी। ठीक है, तो ये ऋग्वेद में बता रहा है। ऋग्वेद में जो निष्क था उसका अर्थ था गले में पहने जाने वाला स्वर्ण का ये आभूषण था। ठीक है, गहना था, सोने का गहना था ये। ठीक है, तो आगे जो है अभी जो जैसे ऋग्वेद के आगे जब जैसे जैसे नए नए जो न, साम्राज्य आए, नए नए जो समय बीता जब, तो उसमें जो है निष्क का जो शब्द है निष्क शब्द है, इसका अर्थ जो है बदलता रहा। ठीक है, मगर जो ऋग्वेद में इसका मूलतः जो था गले में पहने जाने वाला आभूषण को दर्शाता था ये। यह जो जो इसको पहनता था वह उसके समृद्धि का प्रतीक समझा जाता था इसको। ठीक है, तो इसका सी उत्तर सही है, समृद्धि का प्रतीक समझा जाता था, समझा जाता था। ठीक, कभी कभी उपहार या शुल्क के रूप में जो है इसको दिया जाता था। ठीक, बाद में ये केवल जो है परवर्ती वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में यह शब्द जो है सिक्के के या मूल्य की इकाई के रूप में प्रयुक्त होने लगा था। तो ऋग वैदिक काल में जब था ये, इसका नाम था, ये गले में पहने वाला आभूषण था। और जैसे जैसे समय बीता तो उत्तर वैदिक काल में इस निष्क का मतलब होने लगा था कोई सिक्का। ठीक है, मूल्य, इसका मूल्य होने लगा था। तो ये गले के आभूषण से सिक्के में बदल गया था उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में निष्क का मतलब था गले में पहने जाना वाला आभूषण, मगर उत्तर वैदिक काल में इसका मतलब बदल गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो संगम युग के बारे में पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि तोलकप्पियम तमिल भाषा के व्याकरण एवं काव्य शास्त्र से संबंधित है। तो तोलकप्पियम के बारे में बताना है। तो तोलकप्पियम जो था सबसे प्राचीन उपलब्ध तमिल ग्रंथ है। ठीक है, सबसे प्राचीन उपलब्ध तमिल ग्रंथ है, और ये जो है एक व्याकरण है और काव्य शास्त्र से संबंधित है, ये बात सही है। दूसरा है कि प्रशासनिक शब्द कोन ग्राम सभा को संदर्भित करता था। तो इसमें एक शब्द यूज किया गया है कोन, क्या यह ग्राम सभा को संदर्भित करता था। तो ये दूसरा वाला गलत दिया है, पहला वाला सही दिया है। ठीक है, संगम युग में जो कोन शब्द था वो राजा या जो कबीले थे या जो राज्य थे उस समय के, उनके प्रमुख को दर्शाता था। ग्राम सभा को नहीं दर्शाता था, राजा या राज्य प्रमुख को दर्शाता था, राज्य प्रमुख को दर्शाता था ये। तो इसका दूसरा वाला गलत होगा, केवल एक ही सही है इसमें, और सही उत्तर हमको बताना था तो केवल एक ही सही है, डी वाला उत्तर इसका सही दिया है। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और दूसरा कारण आर दिया है। ठीक है, अभिकथन कह रहा है कि अशोक के अधीन मौर्य प्रशासन ने धम्म महामात्र पद का सृजन किया। कारण दिया है कि इस अधिकारी की नियुक्ति लोगों के बीच धर्म के प्रचार एवं उसके पालन उसके पालन को देख रेख हेतु की गई थी। तो नीचे कूट की सहायता से बताना है क्या यह बात सही है। तो यह बात बिल्कुल सही है। जो अशोक ने अपने अधीन एक मौर्य प्रशासक को बनाया था जिसका नाम था धम्म महामात्र। यह पद ही सृजन इसलिए किया गया था कि
लोगों के बीच जो है धम्म का जो उसमें अशोक ने चलाया था धम्म के प्रचार एवं उसके पालन कोई कर रहा है कि नहीं, उसको देख-रेख के लिए इसको बनाया गया था। तो दोनों ही कथन सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, यानी डी उत्तर इसका सही दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन जो है कथन और कारण वाला बार-बार पूछता है। तो अशोक ने अपने धम्म की नीति के अंतर्गत जो है धम्म महामात्र नामक जो विशेष पद का सृजन करके विशिष्ट कार्य जैसे नैतिक सिद्धांतों का प्रचार कराना, लोगों के नैतिक आचरण एवं कल्याण की देख-रेख करना, जो है इसके उद्देश्य से इनको बनाया था, इस पद को बनाया था। ठीक है? दोनों कथन सही है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया हुआ है बौद्ध संगीतियाँ और उसके स्थल दिए हुए हैं। तो ये बड़ा एग्जाम हो या छोटा एग्जाम हो, इस तरह ये क्वेश्चन जो है पूछता ही पूछता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार इसको चार्ट बना के याद कर लेंगे तो बार-बार इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बौद्ध संगीति में प्रथम बौद्ध संगीति कब दिया सामने वैशाली, द्वितीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, तृतीय बौद्ध संगीति राजगृह, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर या कुंडलवन दिया है। कौन सा जो है इसमें ठीक दिया है, इसके बारे में बातचीत करनी है, ठीक है? तो प्रथम बौद्ध संगीति आप सभी लोगों को पता है कि कहाँ पे हुई थी? तो राजगृह में हुई थी, ठीक है? तो बौद्ध परंपरा के अनुसार जो है, जो बौद्ध संगीतियाँ क्या थी? तो बार-बार जो जितने बड़े-बड़े ज्ञाता थे बौद्ध धर्म के, वो लोग इकट्ठा होते थे और अपने बौद्ध का जो प्रचार-प्रसार था, उसको आगे बढ़ाने, ठीक है? उसके ग्रंथों का किस तरह से रचना होगी, ये सब चीज़ों को वो लोग लिखते थे, उसको समझते थे। जैसे राजगृह प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी, वो राजगृह में हुई थी, 3 इसका हो जाएगा। उसी तरीके से द्वितीय बार उन्होंने जब बैठा था, द्वितीय बौद्ध संगीति उसको कहा गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी, वो कहाँ की हुई थी? वैशाली में हुई थी, ठीक है? तो 1 हो गया। तीसरा जो बौद्ध संगीति हुई थी, वो पाटलिपुत्र में हुई थी, यानी 2 हो गया और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर कुंडलवन, 4 हो जाएगा, ठीक है? तो जब कुंडलवन था उस समय कनिष्क जो था वहाँ का राजा था, ठीक है? भारत का राजा उस समय पे कनिष्क था, ठीक? तो 3, 1, 2, 4 सही है। 3, 1, 2, 4 यानी सी वाला उत्तर इसका सही दिया हुआ है। तो इसको डिट्टो ऐसे याद कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल सॉरी, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों को उनकी स्थापना से के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो दिल्ली सल्तनत में जो-जो वंश हुए थे, इसमें पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, दूसरा था तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और अंत में लोदी वंश आया था, ठीक है? तो इस तरह के वंश आए थे, तो उनको बताना है सबसे पहले कौन था। तो तुगलक वंश दिया है, खिजली, लोदी और सैयद दिया है। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको, सबसे पहले था गुलाम वंश, तो गुलाम वंश के बारे में दिया नहीं है। उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है 1290 में। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना होती है, तो 2 सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद में खिलजियों के अंत में जब होता है, तो 1320 में तुगलक वंश की स्थापना होती है। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना होती है। उसके बाद जो है सैयद वंश 1414 में बनता है, 1414 में सैयद वंश बनता है। 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 होगा, ठीक है? लोदी वंश सबसे लास्ट में आता है, 1451 में, ठीक है? तो ये पूरा मामला था इसका, तो 2, 1, 4, 3 सही है, यानी बी वाला उत्तर इसका 2, 1, 4, 3 बी उत्तर ठीक दिया है। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो इक्ता व्यवस्था के संदर्भ में हमको बताना है क्या सही है। तो इक्ता व्यवस्था के बारे में बताना है। तो क्या होती है इक्ता व्यवस्था? तो पहला दिया है कि यह वेतन के बदले अमीरों को राजस्व आवंटित करने की एक व्यवस्था थी। ठीक है? तो हमको सही उत्तर बताना था, पहला ठीक है। दूसरा, भारत में इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित आधार पर संगठित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तो ये बात भी सही है। तो इल्तुतमिश के काल में इक्ता व्यवस्था जो है चालू हुई थी। इसमें ये किया गया था कि इक्ता एक क्षेत्रीय आवंटन था। ठीक है? तो इक्ता जो था क्षेत्र का जो है, जैसे ज़मींदारी प्रथा थी, तो कुछ जो 10 बीघा, 20 बीघा, 100 बीघा खेत जो है किसी एक ज़मींदार को दे दिया जाता था। उसी तरीके से इक्ता था। इक्ता था एक एक क्षेत्र को इक्ता के रूप में किसी ज़मींदार या किसी अमीर को दे दिया जाता था, जिससे राजस्व अमीर एवं अधिकारियों को नकद वेतन के लिए दिया जाता था। ठीक है? तो जो अमीर आदमी था या फिर अधिकारी होते थे, वो वहाँ से अपना वेतन या नकद वेतन वहाँ से लेते थे, यानी
जो क्षेत्र इक्ता के रूप में मान लीजिए क्षेत्र दे दिया गया है ए, इस भूमि पे रहने वाले सारे किसान और लोग जो हैं, जो इक्तेदार था उस समय मान लीजिए कि इसका इक्तेदार जो है बी है, तो बी यहाँ का राजस्व वसूलेगा, ठीक है? और उसको नकद के रूप में अपने पास रखेगा और जिस तरह का कानून वहाँ की जो जो राजा था वो बनाएगा कि कुछ जो यहाँ से राजस्व जो वसूलेगा, कुछ भाग जो है वहाँ के राजा को देगा और कुछ भाग जो है अपना रख लेगा, नकद के रूप में, अपना वेतन के रूप में रख लेगा। और साथ ही वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे हो सकता है कि राजा उसको कहे कि तुम वहाँ का प्रशासन भी देखो, वहाँ का पुलिसिंग देखो, पुलिसिंग मतलब होता है लोगों पे नियंत्रण करो। नियंत्रण इन द सेंस कि वहाँ पे प्रशासन सही से चले, लूट-मार, हत्या वगैरह ना हो, तो उस चीज़ों का आवंटन जो है वहाँ कर सकता है, ठीक है? वहाँ राजा जो है कर सकता है उनको और राजस्व वसूलने के लिए तो कहता ही था, तो पहला ठीक है। दूसरा है कि भारत में इक्ता व्यवस्था का जो श्रेय आ जाता है, व्यवस्थित करने का वो इल्तुतमिश को ही जाता है, ये बात भी सही है। तो दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं, सी वाला उत्तर इसका ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन कारण वाला क्वेश्चन है, ये आर है यहाँ पे, कथन जो है ए है और कारण आर है। तो कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक जिसको एमबीटी कहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक, तो इतिहास वगैरह में एमबीटी दिया हो तो वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो मोहम्मद बिन तुगलक ही है। तो अभिकथन कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी प्रयोग विफल रहा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक टोकन करेंसी निकाला था, यानी उसने तांबे के सिक्के चलवाए थे। तो सिंपली तांबे को क्या करना था, गोल आकार में काट के बीच में छेद कर देना था। वो सिक्के के रूप में वो चलाता था, जिसको टोकन करेंसी कहा गया था और यह विफल रहा। विफल इस वजह से रहा कि इसका कोई मानक स्टैंडर्ड नहीं था। स्टैंडर्ड नहीं था तो लोग जो थे, खुद ही इसको अपने घर में इसको उत्पादन इसका कर लेते थे या प्रोड्यूस कर लेते थे, जिससे कि बाज़ार में काफ़ी अस्थिरता आ गई थी, महँगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये इसीलिए जो है विफल हो गया था। कारण था कि उसने सांकेतिक सिक्का स्वर्ण में जारी किया था, तो स्वर्ण में नहीं जारी किया था, तांबे में जारी किया था। ठीक है? तांबे में जारी किया था, तो ये गलत हो गया। तो केवल एक ही इसमें सही है, ठीक है? तो ए सत्य है किंतु आर असत्य है, यानी सी उत्तर सही है। तांबे में जारी किया था उसने, ठीक है? जो सांकेतिक मुद्रा थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे या कांसा कह सकते हैं या तांबा कह सकते हैं। जनता ने नकली सिक्के ज़्यादा बना लिए थे। इस कारण से जो था बाज़ार जो है, जब ज़्यादा लोगों के पास पैसा हो जाएगा तो बाज़ार में वैसे ही महँगाई आ जाएगी और बाज़ार का जो संतुलन है वो खराब हो जाएगा। इसी वजह से विफल हो गया था। ठीक है, साथ में 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य एवं राज्य के कौन से युग्म सही हैं? तो राज्य है और शास्त्रीय नृत्य दिया हुआ है। तो शास्त्रीय नृत्यों को हमको मिलान कराना है कौन सा किस राज्य से संबंधित है, ठीक है? तो सतरिया जो नृत्य है वो असम का है, ये सही दिया है, सतरिया नृत्य असम का है। मोहिनी अट्टम जो है केरल दिया है, तो मोहिनी अट्टम केरल का है, ठीक है। कुचिपुड़ी दिया है कर्नाटक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का है ये, आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी, तो ये तीसरा वाला गलत है। बाकी उड़ीसी जो है उसके नाम से संबंधित है कि उड़ीसा से ही संबंधित है, तो ये ठीक है। तो कौन सा सही है? तो पूछ रहा है सुमेलित है, तो 1, 2, 4 सुमेलित है इसमें, तो 1, 2, 4 यानी बी उत्तर इसका सही है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है आपसे, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अगला है गांधार कला शैली मथुरा शैली से मुख्यतः किस आधार पे भिन्न है? तो ये मूर्ति कला के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, मूर्ति कला के बारे में पूछ रहा है कि जो 2 शैलियाँ हैं, मुख्यतः 2 शैली जो हैं, गांधार शैली और मथुरा शैली जो प्रारंभ में उनकी उनका उद्भव हुआ था, ठीक है? तो गांधार शैली को हम यूनानी रोमन शैली भी कहते हैं, ठीक है? तो गांधार शैली का विकास जो हुआ था, यूनानियों का प्रभाव उसपे ज़्यादा था। तो पहला ऑप्शन दिया है कि मध्यम माध्यम के रूप में केवल लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, ठीक है? केवल गुप्त शासकों के अधीन विकास हुआ था, केवल जैन तीर्थंकरों का चित्रण था, बुद्ध के चित्रणों में यूनानी, रोमन या हेलेनिस्टिक प्रभाव जो है देखा जाता है। तो गांधार शैली मथुरा शैली से मुख्यतः किस आधार पर भिन्न थी? तो डी वाला है कि गांधार शैली में बुद्ध के चित्रण में यूनानी, रोमन इफ़ेक्ट दिखता है हमको, ठीक है? वहीं जो मथुरा शैली है वो देशज शैली थी, इस पे किसी भी बाहरी देश का प्रभाव नहीं था, ठीक है? और जो गांधार शैली थी, तो गांधार जो था गांधार अभी वर्तमान में उम, जो है पाकिस्तान वाले क्षेत्र और अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र के आस-पास का जो क्षेत्र है, उस गांधार में उस समय पे रहा होगा। है रहा होगा नहीं, है ही, फिर ठीक है? तो उस समय पे जबकि बात हम कर रहे हैं वो रूट जो था
वो जो था वो एशिया को यूरोप से कनेक्ट करने वाले रूट पे वो पड़ता था। तो वहाँ से जो है, जो इन्वेजन करता थे या फिर जो आक्रमणकारी थे वो भी, व्यापारी थे वो भी, उस रूट से आते-जाते रहते थे। तो वहाँ पे संस्कृति का जो है शेयरिंग हुआ था, ठीक है? तो रोमन रोमन भी आक्रमण किए थे भारत पे, तो वो लोग भी आए थे तो कुछ रोमनी वहाँ पे बस गए थे। तो उनका जो है रोमनियों का प्रभाव उसपे ज़्यादा देखा जाता है। तो यूनानी और रोमन इफ़ेक्ट जो है गांधार शैली पे ज़्यादा देखा जाता है। क्या कारण था? तो वहाँ पे सिल्क रूट का एक रूट था वहाँ पे, और वहाँ पे वही एक रास्ता था जो भारत की तरफ जो है कोई यूरोपी घुस पाए उसमें, और चाइना की तरफ और भारत की तरफ वो आ सके। ठीक है? तो दक्षिण एशिया में जाना अगर हो या पूर्वी एशिया में जाना हो, तो जो भूमि आधारित जो रोड था, वो वही था, ठीक है? उसी रोड से लोग आते-जाते रहते थे। तो इस वजह से क्या था कि वहाँ पे गांधार जो है शैली पर प्रभाव जो है ज़्यादा यूनानियों और रोमनों को पड़ गया, ठीक है? तो आक्रमणकारी से भी प्रभाव पड़ा था और व्यापारियों से भी प्रभाव पड़ा था। तो डी उत्तर इसका सही है 9वें का, गांधार शैली मथुरा शैली से इसीलिए भिन्न है। बाकी जो मथुरा शैली है, वो जो है उसमें देखेंगे आप, तो वो देशज उसपे प्रभाव ज़्यादा है, देशज शैली है वो। और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग जो है मथुरा शैली में हुआ है, ठीक है? और गांधार शैली का जो विकास था प्रबल यूनानी रोमन इफ़ेक्ट से हुआ था, जो बुद्ध की यथार्थवादी एवं लहरदार केसों वाली प्रतिमाओं को उसमें देखा जाता है। तो जैसे वहाँ पे अपोलो की मूर्ति देखी जाती है यूनानियों में, उसी तरीके से सेम सेम उन्होंने बुद्ध की मूर्ति भी बनाई थी वहाँ पे। और उसके अलावा जो मथुरा शैली थी वो देशज है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, ठीक है? तो ये डी उत्तर सही है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1793 की अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 1793 की जो अस्थायी बंदोबस्ती थी या परमानेंट सेटलमेंट था, इसके बारे में बताना है क्या सही है। तो पहला है कि इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में लागू की गई थी, तो ये बात सही है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही 1993 में रेवेन्यू सुधारने के लिए, अंग्रेज़ों का रेवेन्यू सुधारने के लिए या कंपनी का रेवेन्यू सुधारने के लिए इस पॉलिसी को लाया था, इस बंदोबस्त को या इस सेटलमेंट को लाया था, ठीक है? तो ये जो मुख्यतः बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसको लागू किया गया था, ठीक है? सही है पहला। दूसरा है जमींदारों को भूमि का अस्थायी स्वामित्व बनाया गया था। जमींदारों को अस्थायी स्वामी बना दिया गया था, मगर अस्थायी होने का मतलब ये नहीं था कि आनुवांशिक है, ठीक है? इसको जो है अगर वो समय पे नहीं अगर राजस्व चुकता कर पाता था जो भी जमींदार था, उसे ज़मीन ले ली जाती थी, ठीक है? इसीलिए जमींदार जो थे इसमें निवेश ज़्यादा नहीं करते थे खेती-बाड़ी में। जिस तरह से खेती चलती थी उसी में चलते थे और किसानों का शोषण करते थे। दूसरा भी सही है। तीसरा है जमींदारों द्वारा देय राजस्व अस्थायी रूप से नियत कर दिया गया था। तो अस्थायी रूप से मान लीजिए खेत है तो इसका नियत था कि आपको ₹200 इसका जो है राजस्व देना है। अब इसमें से 400 उगे या 600 उगे उससे कंपनी को मतलब नहीं था। उसको ₹200 इस क्षेत्र का जाना चाहिए था। बाकी जो पैसा बचेगा वो ज़मींदार रखता था। इसी वजह से ज़मींदार जो है इसका बहुत ज़्यादा शोषण करता था किसानों का। वो चाहता था अधिक से अधिक हम उनसे वसूली करें ताकि ₹200 अंग्रेज़ों को देके बाकी पैसा अपने पास रख लें। ठीक है? तो तीनों ही कथन सही दिया हुआ है, डी उत्तर सही है। सही उत्तर पूछा था, डी उत्तर सही है इसमें। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में हमको व्यवस्थित करना है। ठीक है? तो पहले दिया बंगाल का विभाजन जो कि 1905 में हो गया था। सूरत फूट जो हुई थी, सूरत विभाजन जो हुआ था कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में टूट गई थी, वो 1907 में हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी और लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, ठीक है? तो लखनऊ समझौते में 2 चीज़ें हुई थी, एक तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में बैठी थी, एक ही मंच शेयर किया था और दूसरी बात ये थी वहाँ पे नरम दल और गरम दल की फिर से मुलाकात हो गई थी, जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उसमें नरम दल और गरम दल जो है, दोनों जुड़ गए थे उसमें, ठीक है? तो इसका जो है सबसे पहला हो जाएगा आपका देखेंगे तो 1905 नहीं कांग्रेस की स्थापना हो गई, 3 हो गया, फिर होगा आपको 1905 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, तो 3, 1, 2, 4 इसका सही है, 3, 1, 2, 4 यानी सी वाला उत्तर जो है, ठीक दिया हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है? अभिकथन ए कह रहा है कि 1919 के रॉलेट अधिनियम का भारतीय नेताओं ने प्रबल विरोध किया था, तो हाँ, प्रबल विरोध किया था। कारण था कि रॉलेट अधिनियम 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। तो पारित किया गया था इस वजह से इसका विरोध नहीं किया गया था। इसमें जो था
पहला कथन भी सही है, दूसरा सही है, मगर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको पारित किया, इसका मतलब नहीं कि हम विरोध करने लगेंगे। इसके जो प्रावधान थे वो विरोध के लिए थे, जिम्मेदार थे। इसका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि यह बिना मुकदमा की नज़रबंदी की अनुमति देता था। बिना मुकदमा, बिना दलील, बिना सुनवाई के जो है किसी भी आदमी को कितने भी दिन के लिए कैदी बनाया जा सकता था या अरेस्ट कर लिया जाता था इसमें। ठीक है, तो 4-5 लोग अगर एक जगह इकट्ठा हों तो उनको क्या होता था, कैदी उसको जो है अरेस्ट कर लिया जाता जाता था, जो कि एक तरह से बिना वकील, बिना दलील, बिना इस तरह का कुछ नियम था इसका कि ना वकील आप कर सकते थे, ना कोई दलील दे सकते थे, आप सीधे जो है गिरफ्तार कर ले जाते थे। जो गिरफ्तार कर लिया जाता था लोगों को, तो अपने मनमानी तरीके से जो भी पुलिसकर्मी थे उस टाइम पे, वो अपना जो है बदला वगैरह लेते थे। तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, इसी वजह से नेताओं ने विरोध किया था इसका। तो दोनों कथन सही है, मगर सही उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ए वाला उत्तर इसका सही है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा मुख्य रूप से किस देश से के संविधान से ली गई है? तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया गया है? तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है कि कानून जो बनाने की प्रक्रिया संसद में है, क्या उस प्रक्रिया को संसद ने फॉलो किया है कि नहीं किसी कानून को बनाने के लिए? बस यही देखा जाता है इसमें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जो विधि बनाने वाली संस्था है, क्या उसको जिस तरह से किसी विधि का निर्माण करने के लिए बताया गया है संविधान में कि इस तरह से विधि का निर्माण करना चाहिए, क्या वो स्टेप फॉलो करके कानून बनाया है कि नहीं बनाया है? उसको कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो कह रहा किस देश से लिया गया है? तो वो जापान से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, मगर वो जापान से लिया गया है, ठीक है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो है, जापान से लिया गया है। अगर यहीं पे दिया होता ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो दिया होता, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो वो यूएसए के संविधान से लिया जाता, ठीक है। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया जो है, उसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। या विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ठीक है। तो इसमें जो है विधि की सम्यक प्रक्रिया जो है एक बड़ा टर्म है, ठीक है। मगर जो ये दिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक सिंपल है कि संसद ने जिस जिस तरह से कोई कानून बनाना चाहिए उस तरह से बनाया है कि नहीं बनाया है। मतलब जैसे दाल-चावल बनाने के लिए पहले पतीला रखेंगे, फिर दाल डालेंगे, पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, उस तरह से बना है कि नहीं बना है। जैसे दाल बनाई जाती है, दाल बन गई, ठीक है। तो क्या संसद ने उस प्रोसीजर को फ़ॉलो करके कानून बनाया है कि नहीं बनाया है? मगर विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया जो यूएसए से लिया गया है, वो ये कहता है कि जो दाल डाली जा रही है अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं है, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है? अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो लाइन हटा दीजिए। जैसे नमक, खराब नमक डाल दिए दाल में, तो खराब नमक हटाओ और अच्छा नमक डालो ताकि किसी की स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव ना पड़े। तो ये अंदर की बात भी देखता है विधि की सम्यक प्रक्रिया। बाकी जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सिर्फ़ दाल बन गई है यही देखता है, अच्छे से दाल बनी है कि नहीं, अंदर जो सही से गली है दाल कि पकी है कि नहीं पकी है, ये सब नहीं देखता है। देखता है कि सबसे पहले पतीले गरम किया गया, फिर इसमें दाल डाला गया, पानी डाला गया, नमक, हल्दी डाला गया, ठीक है? डाल के तब दाल बना तो हाँ, ठीक है दाल बन गई है। जैसे दाल बनती है उस तरह से दाल बन गई है। मगर मगर जो ये विधि की सम्यक प्रक्रिया है, ये देखती है कि क्या अच्छी क्वालिटी की दाल पड़ी है कि नहीं पड़ी है, अच्छा क्वालिटी का नमक पड़ा है कि नहीं पड़ा है, पानी सही क्वालिटी का कि है कि नहीं है। पकने के बाद जब निकलती है तब उसको भी चेक होता है कि क्या ये जो है अच्छी बनी है कि नहीं बनी है। तो ये जो है विधि की सम्यक प्रक्रिया इसको कहते हैं, ठीक? तो ए आंसर इसका सही है, ए वाला, ठीक है? इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान के संविधान से ली गई है। इसका अर्थ यही है कि विधायिका द्वारा विधिवत बनाया गया जो कानून पर्याप्त है। जबकि अमेरिका में विधि की सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा भिन्न है इससे, जो कि हमने उदाहरण से आपको बताया था, ठीक है? चौथा नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्न कथनों पे विचार करना है। तो डीपीएसपी के बारे में आपको बताना है, क्या सही है इसमें? ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि ये न्याय योग्य हैं या न्याय योग प्रकृति के हैं। तो क्या डीपीएसपी न्याय योग प्रकृति के हैं? न्याय योग्य प्रकृति का मतलब है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, या अगर उसका कोई पालन नहीं कर रहा है, सरकार उसका पालन नहीं कर रही है, तो क्या आप न्यायालय में जाके उसको पालन करवा सकते हैं राज्य से? ठीक है? तो दिया था ये गलत है, क्योंकि डीपीएसपी जो है न्याय योग्य नहीं है। न्यायालय में से आप जो है कोई भी
जाके कोई कानून कोई केस वगैरह नहीं कर सकते आप, ठीक है? इसको लागू नहीं करवा सकते। ये राज्य के ऊपर है कि राज्य के पास जब संसाधन हो जाएँगे तब वो डीपीएसपी को लागू कर सकता है। संसाधन नहीं है तो राज्य उसको लागू नहीं करेगा, ठीक है? दूसरा दिया है कि इसके उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो हाँ, सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करना है। तो एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये बात सही है दूसरा वाला, ठीक है। तीसरा दिया है कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्वों का जो है, ये आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका बी उत्तर सही है, 2 या 3, 2 और 3 दोनों सही है, बी उत्तर सही है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, मगर जो है लेंदी थोड़ा दे देता है, तो समय टेकिंग होता है, तो उसको आसानी से सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला है कथन कारण वाला क्वेश्चन दिया है। तो कथन और कारण दिया है, तो कथन कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो ये बात सही है, लघु संविधान इसको कहा जाता है। कारण यही है कि इतना ज़्यादा ये बड़ा है, संशोधन इतना बड़ा है, इस वजह से इसको लघु संविधान की संज्ञा जो है दी गई है, ठीक है। तो ये आपातकाल के समय जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया था, ये ठीक है। कारण है कि इसे 1975 से 77 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था, तो ये बात भी सही है। तो 42वां संविधान संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, ये बात सही है। कारण इसका है कि क्यों कहा जाता है, तो ये जो है इतना ज़्यादा इसमें संशोधन कर दिया गया था कि एक जो है लगता है कि ये सेकंड नंबर का संविधान है, ठीक है? लघु संविधान है ये। ये कारण नहीं है कि जब इसको इमरजेंसी के समय जब इसको पारित कर दिया था, इस वजह से इसको हम लघु संविधान कहते हैं। नहीं, इसके प्रावधानों के हिसाब से इसको जो है लघु संविधान कहते हैं। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, मगर जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ए उत्तर सही है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन राज्यपाल के बारे में है। राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो पहला है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो क्या राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पद पर पद प्रशांत पर्यंत पद धारण करता है? तो ये बात सही है, राष्ट्रपति जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा दिया है कि राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति का 30 वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक है। तो 30 वर्ष नहीं, ये 35 वर्ष है। 35 वर्ष की आयु प्राप्त करना जो है आवश्यक है, ठीक है। तो दूसरा वाला गलत हो गया, तो केवल एक ही सही है, यानी डी उत्तर सही है, ठीक है। तो डी उत्तर इसका सही है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का है। कुछ संवैधानिक अनुच्छेद दिए हुए हैं और स्थल दिया हुआ है। स्थल मतलब स्थल दे दिया है, ये प्रोविज़न है, ठीक है, प्रोविज़न, ठीक है। तो अनुच्छेद 280 दिया है, अनुच्छेद 324 दिया है, अनुच्छेद 315 दिया है, अनुच्छेद 148 दिया है। तो अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक के बारे में है, तो 4 हो गया यहाँ पे। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बात करता है, तो 1 हो गया। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के बारे में बात करता है, ये बात सही हो गया। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग के बारे में बात करता है, तो 3 हो गया। तो 1, 2, 3, 4 ही दिया है, सही दिया है सारा। तो डी उत्तर सही है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगला है, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे विधेयक के संबंध में राज्यसभा की भूमिका को निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से वर्णित करता है? तो कौन जो है सही ढंग से वर्णित कर रहा है, इसको बताना है। तो यह विधेयक में संशोधन या उसे अस्वीकार कर सकती है, तो राज्यसभा ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे कम शक्ति राज्यसभा की धन विधेयक पर ही है। यह विधेयक को अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है, तो नहीं रोक सकती। इसे प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यसभा की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है, तो ऐसा नहीं है। डी है, इसे सिफारिशों सहित या बिना सिफारिशों के 14 दिन के भीतर लौटाना होता है। तो डी उत्तर सही है, सिफारिश बस कर सकता है कि नहीं भाई इतना ज़्यादा बजट बड़ा हो गया है, इसको ज़्यादा बजट दे दिए हो, इस विभाग को ज़्यादा बजट बजट दे दिए हो। तो ये सब चीज़ें कह के ये वापस कर सकता है, कुछ सिफारिशों के तौर पे, संशोधन नहीं कर सकता। सिफारिश को मानना जो है लोकसभा के लोगों को, या जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो मानेंगे या नहीं मानेंगे वो उनके ऊपर है। बस वो सिफारिश कर सकता है, डी उत्तर इसका सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में किया था? तो केशवानंद भारती वाद में किया था, सी उत्तर इसका सही है। केशवानंद भारती केस में किया था, ठीक है।
और जो इस ऐतिहासिक फैसले ने जो निर्णय दिया था, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की सख्ती पर सीमा लगाई गई थी, ठीक है? तो इन सारे केसों में जो डेट दिया है, किस डेट को कौन-सा केस हुआ है, ये डेट इम्पोर्टेंट है, तो इस डेट को नोट करके याद कर लीजिएगा कि गोलकनाथ जो है 1967 में हुआ था, मेनका गांधी वाद 1978 में हुआ था, केशवानंद भारती 1973 में हुआ था और मिनर्वा मिल्स जो था 1980 में हुआ था। इनके बारे में जो है क्रोनोलॉजी भी पूछता है इसका, तो इसको याद कर लीजिएगा एक बार, ठीक है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दल-बदल विरोधी कानूनों के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार करना है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपको बात करनी है, बताना है क्या सही है। तो कह रहा है कि यह संविधान के 10वीं अनुसूची में निहित है। तो क्या है संविधान की 10वीं अनुसूची में निहित है? तो ये बात सही है, संविधान की 10वीं अनुसूची में ही ये निहित है। दूसरा है कि अयोग्यता पर पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो अयोग्यता जो होती है किसी भी सांसद की या किसी भी विधायक की जो अयोग्यता है, उसका अंतिम निर्णय जो है वो पीठासीन अधिकारी लेता है, ठीक है? पीठासीन अधिकारी कहने का मतलब है लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ठीक है? जो उस समय पे प्रोसीडिंग ऑफिसर है या उस समय बैठा हुआ अधिकारी है, उसी के हाथ में पावर होती है कि क्या वो जो सांसद है या विधायक है उसको अयोग्य ठहराएगा या नहीं ठहराएगा। किस बेस पे ठहरा रहा अयोग्य, उस बेस बेस की जो जाँच है, वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है, ठीक है? पहले न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं थी, बाद में इसको न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा गया। जिस आधार पे सांसद और विधायक को हटाया रहा है लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का जो अध्यक्ष है या राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष है, हटा रहा है, तो क्या जो है वो आधार सही है कि नहीं है, उस आधार की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, तो दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं। सी उत्तर इसका सही है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और कारण आर कहा गया है दूसरे को। तो अभिकथन कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये बात सही है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका कारण है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है? तो इस वजह से जो है ठीक है, जो निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का होता है, वो संसद के दोनों सदनों से मिलके बनता है। इसका ये कारण नहीं है कि वो जो है राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाएगा, ठीक है? तो कारण कथन और कारण दोनों ही सही है, मगर जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ए उत्तर सही है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कारण है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति है, ठीक है? ये तो बात सही है और इसका निर्वाचन जो होता है संसद के दोनों सदस्यों के सदनों के सदस्य मिल के करते हैं, ये भी बात सही है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो राज्यसभा का जो है सभापति बन जाएगा उपराष्ट्रपति, कारण कुछ दूसरा होता है, ठीक है? तो ये जो है संविधान में लिखा गया है कि जो राज्यसभा का जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है? वो अपने अपने संवैधानिक पद के कारण जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, ठीक है? इस संविधान में लिखा गया है वो संवैधानिक पद के कारण जो है वो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, ना कि निर्वाचन के तरीके से वो निर्वाचन के तरीके के कारण जो है ऐसा करता है, ठीक है? तो ये वाला उत्तर सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की ज्वालामुखी से हुआ है? जो दक्कन ट्रैप हमारा बना है, जो डेक्कन प्लेट्यू है भारत का, जैसे देखेंगे आप इस तरह का मैप देखेंगे तो ये जो डेक्कन प्लेटू है ये वाला, ठीक है? ऐसे फैला हुआ है और ये जो है मालदा गैप से अलग होते हुए जो जो मेघालय का पठार है वहाँ तक जाता है, ठीक है? ये जो है ये मालदा गैप कोलकाता में जो है मालदा गैप है, बंगाल में, उस गैप से अलग होता है हमारा जो मेघालय का पठार है उससे। ये मेघालय का पठार जो है दक्कन ट्रैप का ही भाग है, ठीक है? तो ये किस प्रकार का ज्वालामुखी थी? तो विस्फोटक केंद्रीय छिद्र उद्गार नहीं था, ठीक है? कोल्डेरा अवपात या धसाव ये भी नहीं था। समुद्री अध सागरीय ज्वालामुखी उद्गार बता रहा है, तो ये भी नहीं था। दरारी प्रकार के प्लावी बेसाल्ट उद्गार था ये, ठीक है? डी था। तो ये देखेंगे बेसाल्ट जो है पूरा फैला हुआ है, तो फैले होने का मतलब ये है कि दरारी उद्भेदन उद्भेदन रहा होगा, यानी दरार फटी होगी और एक तरफ और 2 तरफ, दोनों तरफ जैसे कोई दरार फटती है, जैसे खेत में आप देखे होंगे तो जो धान रोपा हो गया होता है, जब पानी खत्म होता है, दरार जब फटती है, तो अगर जब उसपे कोई चढ़ता है, दरार के आस-पास पैर रखता है, तो पानी अंदर से निकलता है और दोनों तरफ फैल जाता है, ठीक है? खेतों में पानी जो है दोनों तरफ फैलता है, तो उसी तरीके से ये फैला है, दरारी उद्भेदन के कारण जो है हुआ है और काफ़ी चूँकि वो काफ़ी पतला होता है, तो इस वजह से उसका उसका फैलाव जो है ज़्यादा दूर तक फैलता है। जो लावा होता है, जो अंदर से निकलता है, वो है फैलने वाला लावा होता है, पतला लावा होता है, ठीक है?
तो उसको बेसाल्टिक उद्गार कहते हैं। तो डी उत्तर इसका सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार करना है। तो भारतीय मानसून के बारे में बताना है क्या सही है। तो पहला है कि मानसून विक्षेप्त या ब्रेक मानसून द्रोणी के खिसकने से संबंधित है। तो जो मानसून ब्रेक आता है, जैसे बारिश होते-होते बीच में एक बार बारिश रुक जाती है, तो जैसे बारिश हो रही है, ऐसे इस तरह से बारिश यहाँ पे पूरा हो रही है, इधर हो रही है, फिर यहाँ हो रही है, बीच में क्या होता है कि ब्रेक आ जाता है, 2-3 दिन बारिश ही नहीं होती, आसमान साफ हो जाता है। तो उसका कि यही कारण रहता है कि वो मानसून द्रोणी के खिसकने से क्या होता है, जो बारिश होती है वो रुक जाती है कुछ दिनों के लिए, ठीक है? पहला सही दिया है। दूसरा है तमिलनाडु कोरोमंडल तट को इसकी अधिकांश वर्षा दक्षिण-पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। तो जो कोरोमंडल है, उस तट को जो है वर्षा जो है उत्तर-पूर्वी मानसून से जो है प्राप्त होती है। जो उत्तर-पूर्वी मानसून जिसको लौटता मानसून भी कभी-कभी कहा जाता है, उससे प्राप्त होती है, ना कि दक्षिण-पश्चिमी मानसून से होती है। तो दूसरा वाला गलत हो गया है। तो सही उत्तर पूछा है, तो सही उत्तर केवल एक ही है, यानी डी उत्तर सही है कि मानसून विच्छेद या ब्रेक मानसून द्रोणी के खिसकने से ऐसा होता है, ठीक है? याद रखिएगा। अगला है पर्वतीय दर्रे दिया है और राज्य या यूटी किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, उसमें बताना है। तो जोजिला दर्रा जो है कहाँ पे है, नाथुला कहाँ पे है। तो दर्रों की वीडियो जो है हमने बनाया है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। या फिर क्रैश कोर्स के नाम से वीडियो हमने सारे सब्जेक्टों का बनाया है। तो क्रैश कोर्स वाले वीडियो जब प्लेलिस्ट में जाएँगे, तो उसमें सारे विषयों का क्रैश कोर्स है, उसमें भी दर्रों के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई है। तो ये कह रहा है कि पर्वतीय दर्रा है और राज्य है। तो जो ज़िला जो है लद्दाख क्षेत्र में इस समय आ रहा है, तो पहला हो गया। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ठीक है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। शिप किला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में 4 है। तो 1, 2, 3, 4 सही है, यानी ए वाला उत्तर ही सही है। तो जिसके सामने जो दिया है वही सही है। 25 नंबर कह रहा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले स्थान की वर्षा का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन-सा है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है वाले स्थान की वर्षा का सबसे उपयुक्त वर्णन है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में जो वर्षा होता है, वो किस तरह से है? तो बताना है। तो शीत ऋतु में मुख्यतः पछुआ पवनों से वर्षा, ग्रीष्म शुष्क रहता है। तो ये बात सही है, जो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, तो जब सूर्य दक्षिणायन होता है, तो जो वायु दाब पेटियाँ हैं, वो नीचे शिफ्ट हो जाती हैं, दक्षिण की तरफ ही शिफ्ट हो जाती हैं। उसी समय क्या होता है कि जो भूमध्य सागर के आस-पास जो क्षेत्र में पछुआ पवनें बहने लगती हैं और पछुआ पवनें जो है भूमध्य सागर से या फिर अटलांटिक महासागर से पानी ले उठाती हैं और जाके भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बारिश करती हैं। इसी वजह से भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है कि गर्म जो है उनका शुष्क होता है, ग्रीष्म ऋतु जो है शुष्क होती है और ठंडी शीत ऋतु में बारिश होती है। ठीक है? शीतकालीन वर्षा यहाँ पे होती है, जो कि पछुआ पवनों द्वारा होती है। कारण है कि सूर्य का दक्षिणायन होना, जब सूर्य दक्षिण की तरफ जाता है तो प्लेटियाँ शिफ्ट होकर नीचे चली जाती हैं और पछुआ पवनों की चपेट में पूरा भूमध्य सागरीय क्षेत्र आ जाता है और वहाँ पे बारिश होती है। ठीक है? बी दिया है केवल लौटता हुआ मानसून के दौरान वर्षा नहीं, पूरे वर्ष समान वर्षा नहीं, संवहन के कारण वर्षा भी नहीं है। तो केवल ए उत्तर इसका सही है, पहला वाला। 26 नंबर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह मुख्यतः किससे बने हैं? तो लक्षद्वीप जो है मुख्य रूप से किससे बना है ये पूछ रहा है, ठीक है? तो ये कोरल रीफ से बना है। मूंगे जो होते हैं या प्रवाल जो होते हैं, प्रवाल भित्ति से बना है। ज्वालामुखी नहीं है, महाद्वीपीय शिल्प अवसाद से नहीं है, विवर्तनिकियों से नहीं है, ये प्रवालों से बना है। डी उत्तर सही है। प्रवाल के निक्षेप से बना है। लक्षद्वीप जो लंबे समय में प्रवाल निक्षेप से निर्मित हुआ है। अंडमान निको द्वीप अंडमान या निकोबार द्वीप से भिन्न है ये, जो मुख्यतः ज्वालामुखी या विवर्तनिक की उत्पत्ति से जो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। मगर जो जो लक्षद्वीप है वो प्रवालों से बना है। डी उत्तर इसका सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है भारत में काली मृदा, जिसको रेंगुर मृदा भी कहते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है क्या कथन सही है? तो पहला है यह कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम एवं पोटाश से समृद्ध है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम एवं पोटाश से समृद्ध है। ठीक है, सही उत्तर बताना है कौन सा सही है। तो रेंगुर मृदा मृदा जो होती है, काली मृदा जिसको कपासी मृदा भी कहते हैं, इसमें मैग्नीशियम, पोटाश एवं लोहे अधिक होते हैं और ये जो है अच्छी मात्रा में नमी को भी सोखती है। तो पहला वाला सही है। दूसरा है, यह नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थों से समृद्ध है। तो इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, ना जैविक पदार्थ होते हैं, ठीक है? क्योंकि मुख्यतः जो है, जो काली मृदा जो होती बनती है, वो ज्वालामुखी उद्गार से बने जो चट्टानें होते हैं,
उनके जो चट्टाने के क्षरण होने से काली मृदा का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है उस समय जितने भी जीव होते हैं या फिर जितने भी जीव वगैरह होते हैं, फास्फोरस वगैरह होते हैं, ये सब होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं, वो सब जल जाते हैं। इस वजह से जो है इसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की समृद्धि नहीं होती, ये गलत हो गया। तीसरा, यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। तो 1-3 ही इसका सही है, सी उत्तर इसका सही है, 1-3 सही है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नदी एवं उद्गम स्थल कौन सा सही सुमेलित है? तो गोदावरी का जो उद्भव क्षेत्र है, वो पूछ रहा है कैसे? तो गोदावरी का जो उद्भव क्षेत्र है, वो त्र्यंबक त्र्यंबक नासिक महाराष्ट्र में है, ये बात सही है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, ये भी बात सही है। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, ये भी बात सही है। महानदी दिया है सिहावा छत्तीसगढ़ से निकलती है, तो महानदी वाला गलत है। ठीक है, तो महानदी सिहावा से तो निकलती है, तो ये भी ठीक है। सिहावा से ही महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ से, ये भी सही है। तो सभी सही है, नहीं डी उत्तर सही है, सभी सही है। तो गोदावरी त्रयंबक से निकलती है नासिक से, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और महानदी निकलती है सिहावा छत्तीसगढ़ से। डी उत्तर सही है इसका। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अल नीनो परिघटना की विशेषता क्या है? तो अल नीनो की जो विशेषता क्या है, तो भारतीय दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रबल होना, प्रबल नहीं कमजोर, जब अल नीनो आता है तो कमजोर होता है, ला लीना आता है तो प्रबल होता है, ला लीना जो है भारतीय मानसून को प्रबल करता है। ठीक है, बी है कि मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना। तो मध्य एवं पूर्वी प्रशांत के सतही जल का जो है असामान्य रूप से गर्म होना, यही अल नीनो की घटना है। बी उत्तर सही है इसका। ठीक है, बाकी दिया है मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर का असामान्य रूप से ठंडा होना, ठंडा नहीं है, ठंडा ला लीना में होता है। डी है पेरू तट के सहारे उत्प्रवाह या अपवेलिंग होती है, अपवेलिंग नहीं, वहाँ डाउन वेलिंग होती है, तो ये भी गलत हो गया, यानी बी उत्तर इसका सत्य है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है 30 नंबर का। कह रहा है अभिकथन ए है, कारण आर है। अभिकथन कह रहा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा एवं ताप्ती नदी अपने मुहाने पर विस्तृत डेल्टा बनाती हैं। तो डेल्टा नहीं बनाती हैं ये लोग, एस्च्यूरी बनाती हैं। ठीक है, एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं, मुहाने या ज्वार नदमुख जिसको कहते हैं, एस्च्यूरी को उसका निर्माण करती हैं। तो पहला गलत हो गया। कारण है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। तो ये बात सही है। तो इसमें जो है ए असत्य है और आर सत्य है, यानी बी उत्तर इसका सही है। ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में जैसे नर्मदा एवं ताप्ती नदियां हैं, इनके मुहाने पे डेल्टा नहीं बनता है, एस्च्यूरी बनती हैं, और ये मुख्यतः जो भ्रंश घाटियों से बहती हैं। कठोर चट्टानों से बना भ्रंश घाटी जो है तीव्र गति से बहने के का जो है कारण बनता है। जो जो नदी तीव्र गति से बहती है वो डेल्टा नहीं बनाती, वो क्या बनाती है, एस्च्यूरी बनाती है। चूंकि पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरना होता है इसको, तो वो गाद ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पाती है। मैदानी क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ गाद इकट्ठा कर पाती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है, और वो अपेक्षाकृत स्लो बहती हैं, मतलब धीरे बहती हैं इस भ्रंश घाटियों की अपेक्षा। ठीक है, तो बी उत्तर इसका सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कर्क रेखा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो भारत में कर्क रेखा के बारे में बताना है क्या सही है। तो पहला कि यह 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। तो 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। तो आप देखेंगे, सबसे पहले इसमें इस तरह से गया है, सबसे पहले इसमें आता है राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा है, ठीक है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो इस तरह से लेके जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। दूसरा, इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा सम्मिलित है, तो ये बात भी सही है। सही उत्तर बताना है, दोनों ही सत्य दिया है, सी उत्तर सही है। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा के साथ-साथ छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, इस तरह के तमाम जो है राज्य इसमें शामिल हैं, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के गिरिपद में भावर पट्टी के निर्माण निम्नलिखित में से कौन-सा सही वर्णन है? तो हिमालय के नीचे देखेंगे भावर भावर क्षेत्र का निर्माण होता है। फिर उसके बाद मैदानी क्षेत्र में आएँगे तो बांगर का निर्माण होता है। फिर जो है नवीन क्षेत्रों में आएँगे तो नवीन जलोढ़ या खादर का निर्माण होता है, ठीक है? तो वही पूछ रहा है, जो भावर है उसका निर्माण कैसे होता है? ठीक है?
तो भावर जो है हिमालय के गिरिपद में जो कंकड़ और बजरी की तरह देखा जाता है, बड़ा-बड़ा बोल्डर होता है। देखे होंगे इस तरह से बड़ा-बड़ा बोल्डर होता है। नदियाँ इसमें पहाड़ से उतरती हैं, जैसे इसमें उतरती हैं तो बोल्डर वगैरह आते हैं ऊपर से, पहाड़ों से टूट-टाट के आता है। तो ये पे रखती हैं और इसी में विलुप्त हो जाती हैं नदियाँ। ठीक है, फिर सीधे जो है इसके अंदर-अंदर पानी बहता है, बोल्डरों के अंदर-अंदर, फिर बाद में आके जो है उनका उद्भव होता है। ठीक है? तो पहला है कि घने सरकंडों एवं वन वाला दलदली क्षेत्र नहीं है ये। महीन जलोढ़ निक्षेप जहाँ जलधाराएँ पुनः सतह पर प्रकट होती हैं, ये भी नहीं है। पुराने जलोढ़ की पट्टी जो अवनालिकाओं से ग्रस्त है, ये भी नहीं है। कंकड़ और बजरी की सकरी पट्टी जहाँ धाराएँ भूमिगत होकर लुप्त हो जाती हैं, तो यही डी वाला उत्तर इसका सही है। भावर हिमालय के गिरिपद में कंकड़ और बजरी की एक सकरी संरद्ध या संरंध्र पट्टी है, जो पर्वतों से निकलती नदियों द्वारा निक्षेपित होता है। इस पट्टी में जो संरद्र होता है, पदार्थों के कारण जो है, धाराएँ भूमिगत हो जाती हैं इसमें, फिर आगे जाके निकलती हैं। दलदली क्षेत्रों में पुनः ये प्रकट होती हैं, ठीक है? तो इसका डी उत्तर सही है। अगला गल्फ स्ट्रीम किसका उदाहरण है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा का उदाहरण है। तो हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है, नहीं। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। प्रशांत महासागर की ठंडी है, नहीं। प्रशांत की गर्म है, नहीं है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, जो कि मैक्सिको की खाड़ी या गल्फ से ये निकलती है, इसीलिए उसका नाम जो है गल्फ स्ट्रीम रखा गया है। बी उत्तर इसका सही है। ठीक, गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है, अटलांटिक महासागर में बहती है और ये गर्म जल को लेके उत्तर-पश्चिमी यूरोप की ओर लेके जाती है इसको। ठीक है? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में राजकोषीय घाटा का जो है सर्वोच्च वर्णन या सर्वोच्च परिभाषा क्या है? तो राजकोषीय घाटा के बारे में आपको बात बताना है, क्या सही है। तो राजकोषीय घाटा वो होता है कुल व्यय में से उधारी को छोड़कर कुल कुल प्राप्तियों की घटना को हम क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। पहला ही सही है इसमें। अगला दिया प्राथमिक घाटा, जमा ब्याज भुगतान घटाव उधारी, ये नहीं है। राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियाँ घटाना, ये भी नहीं है। कुल व्यय से राजस्व प्राप्तियाँ घटाना, ये भी नहीं है, ठीक है। तो कुल व्यय से उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियाँ घटाना, तो इस तरह समझ में नहीं आएगा। हम एक उदाहरण से आपको समझा देते हैं। जैसे एक आपको मोबाइल खरीदना है, ठीक है? 20,000 रुपए का मोबाइल खरीदना है, ठीक है? आपके पास 18,000 रुपया है, ठीक है? आपको मोबाइल खरीदना है, आपके पास 18,000 रुपया है, ठीक? और आप दुकान पे गए हैं, दुकान पे गए और 18,000 था तो आपने अपने दोस्त से, एक ए आपका दोस्त है, उससे आपने 2,000 रुपया और ले लिया है, ठीक है? 2,000 रुपया और ले लिया है, तो आपके यहाँ टोटल 20,000 रुपया है। दुकान के यहाँ गए, दुकान में क्या हुआ कि आपने 20,000 रुपया दिया, तो आपको मोबाइल आपके हाथ में आ गया, ठीक है? आप मोबाइल को लेके घर चले आए। दुकानदार को ये नहीं पता है कि आपने किसी से उधार लिया था और आपके पास कितना पैसा था, ठीक है? तो अगर दुकानदार आप 18,000 लेके जाते तो आप कितना कम था आपका? 2,000 कम था आपके पास। दुकानदार को नहीं पता है कि 2,000 आपने उधार लेके आया है और आप उसने आपको मोबाइल दे दिया, ठीक है? तो आपके पास बजट कितना था आपका? तो आपका बजट कितना था? 18,000 का। आपके पास पूरा जो है बजट, इसको 2,000 छोड़ देंगे अगर आप, तो दुकान से लिया गया सामान और आपने जो दिया पैसा, उसके बीच का गैप कितना है? तो बजट निकालेंगे जब बजट, तो देखेंगे इसमें कि आपका राजस्व कितना था? तो आपको 18,000 आपके पास था, प्लस आपने दोस्तों से, अपने दोस्त से 2,000 रुपए ले लिया, ठीक है? माइनस मोबाइल का खर्चा 20,000 रुपए था। मतलब आपको बजट टोटल कितना लास्ट में कितना हो गया? 0 हो गया। दुकान से जब जैसे मोबाइल आपने पैसा दे के उसको लिया, तो आपके जेब में 0 रुपया था। टोटल बजट क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक? तो बजट हमेशा 0 होता है। मगर इसमें घाटा भी है, जो राजकोषीय घाटा जिसको कहते हैं, वो घाटा भी है। घाटा कौन-सा है कि 2,000 रुपए आपने उधार भी लेके आया, बाद में आपको भरना है। तो यही 2,000 रुपए जो है, वही घाटा है। तो कह रहा है कुल व्यय, तो कुल व्यय आपने कितना किया था? 20,000 रुपया किया था। कुल व्यय आपने 20,000 रुपया किया, में से उधारी को छोड़ के, तो उधारी कितना है? 2,000 रुपए उधारी है, उधारी को छोड़ देंगे, 2,000 रुपए उधारी था, उसको छोड़ देंगे आप। कुल प्राप्तियाँ कितनी थी? 20,000 की थी। तो 20,000 में से अगर आप 18,000 घटाते हैं तो कितना घाटा आता है? 2,000 घाटा आता है। उसी को हम कहते हैं ये राजकोषीय घाटा है। ठीक है? तो ए उत्तर इसका सही है। कुल व्यय में से उधारी जो लिए 2,000 अपने, उसको 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 घटा देंगे, उसको हटा देंगे, तो वही जो है घाटा
राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो ए उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन है, रेपो दर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। बताना रेपो दर क्या है। रेपो दर क्या है इसके बारे में बात करनी है। तो पहला दिया है कि यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। ठीक है, तो रेपो दर कह रहा है कि यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। तो कह रहा है कूट के साथ सही उत्तर बताना। तो पहला सही है। रेपो दर से यही होता है कि रेपो दर में क्या आरबीआई जो है कुछ प्रतिभूति जब वाणिज्यिक बैंक रखते हैं तो उनको अल्पकालिक उधार देता है। ठीक है, कुछ जो है गिरवी रखना पड़ता है बैंकों को, तो उनको अल्पकालिक जो है धन उधार मिलता है। रेपो दर में वृद्धि का उद्देश्य सामान्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। तो उधार देता है, जब आरबीआई रेपो दर को बढ़ाता है तो वो क्या कहता है, महंगाई तो उधारी जो होता है महंगी हो जाती है, जिसके कारण बाजार में जो है मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। जिससे क्या होता है, जो बाजार की मुद्रास्फीति है वो नियंत्रित हो जाती है। तो रेपो दर में अगर वृद्धि की गई है तो इसका मतलब है कि बाजार में महंगाई है और उसको आरबीआई कंट्रोल करना चाहता है, महंगाई को नियंत्रित करना चाहता है। तो कौन सा 35वें का आंसर सही है। दोनों ही आंसर सही दिया है कि आरबीआई से वाणिज्यिक बैंक जो है अल्पकालिक धन लेते हैं कुछ गिरवी रखकर, और जब भी आरबीआई को मुद्रास्फीति नियंत्रित करना होता है तो रेपो दर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो जो है जो बैंक द्वारा लोन लेना आरबीआई से महंगा हो जाता है, तो महंगा जब हो जाएगा तो कोई आदमी जल्दी लोन लेगा नहीं, बैंक में लोन नहीं लेंगे, तो इससे क्या होगा, मुद्रा की आपूर्ति मार्केट में कम हो जाएगी, तो अपने आप ही मुद्रास्फीति या महंगाई कम हो जाएगी। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। तो जीएसटी द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब होता है कि अंतिम जो उपभोक्ता है उसको जो है कर देना पड़ता है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष करों को ये समाहित, पूरा जो जीएसटी है अप्रत्यक्ष कर जितने थे उनको ये समाहित कर लेता है। ठीक है, अपने अंदर समाहित कर लिया है, किंतु उन करों का जो है समाहित होना यह कारण नहीं है कि यह गंतव्य आधारित है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जीएसटी जो है गंतव्य आधारित कर है। कारण है कि जीएसटी ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर जैसे अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर लिया है। तो ये बात सही, ये भी सही है। तो करों, अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि गंतव्य आधारित टैक्स है। तो गंतव्य आधारित टैक्स या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ये होता है कि कौन इससे प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो गंतव्य आधारित इसलिए है क्योंकि कर जो है उस राज्य को प्राप्त होता है जहाँ वस्तु या सेवाएं जो है उपभोग की जाती हैं। ठीक है, तो ये जो गंतव्य आधारित टैक्स है ये कहाँ पे भी सामान बेचा जा रहा है उस राज्य को इसका फायदा होता है, या वो राज्य इसको कलेक्ट करता है। ठीक है, वो उस जो जहाँ पे जिस, अगर मान लीजिए कि आप तमिलनाडु में कोई डोसा वोसा खा रहे हैं तो वहाँ पे अगर जीएसटी लग रहा है तो वो तमिलनाडु सरकार जो है उसका उपभोग करेगी। ठीक है, या वो राज्य को वो प्राप्त जीएसटी प्राप्त होगा। एक मोटरसाइकिल बनी है गुजरात में और वो आके उत्तर प्रदेश में बिक रही है, तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है उस जीएसटी का फायदा जो है उठाएगा। ठीक है, तो ये आधारित है। तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक गंतव्य आधारित टैक्स है जहाँ पे लास्ट में प्रोडक्ट बिकेगा उस राज्य को जीएसटी मिलेगा। ठीक है, तो दोनों कथन सही है मगर आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ए उत्तर सही है। ठीक है, 37वां क्वेश्चन है कि यह यदि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली में तरलता घटाना चाहता है तो निम्न में से कौन से उपाय वो उठा सकता है। ठीक है, तो तरलता घटाना यानी तरलता मतलब होता है बाजार से पैसे की कमी करना है, पैसे को कम करना है बाजार से, उसका मतलब है तरलता कम करना। तो क्या करेगा, रेपो दर बढ़ाएगा। अभी देखेंगे रेपो दर बढ़ा देगा, मगर इसने घटा दिया लिखा है तो गलत हो गया। नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर घटा देगा। तो सीआरआर जो होता है वो आरबीआई के पास रखा गया धन होता है बैंकों का। ठीक है, तो ये घटाएगा नहीं, इसको बढ़ा सकता है, और बढ़ाएगा तब मजा आएगा, तब तरलता कम होगी। सांविधिक तरलता अनुपात एसएलआर बढ़ाना, तो एसएलआर बढ़ा सकता है। ठीक है, एसएलआर बढ़ाएगा तो एसएलआर वो होता है जो बैंक जो है अपने पास अपने कुल जमा का कुछ पैसा जो है अपने पास रखता है ताकि आपातकाल की स्थिति में वो पैसे का यूज कर सके। तो एसएलआर को अगर बढ़ा दिया तो ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, तो मार्केट में उधार देने के लिए बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, तो इस वजह से एसएलआर बढ़ाना उचित होगा। तो सी उत्तर इसका सही है, यही वाला सही है। 37वें का सी उत्तर सही है। बाकी सरकारी प्रतिभूतियों को की खुले बाजार में खरीदी नहीं होती।
खरीदी करेगा तो मार्केट से लोग, जिसके पास प्रतिभूति होगी, वो आरबीआई को दे देंगे प्रतिभूति, और आरबीआई उनको पैसा दे देगा। तो इससे क्या होगा, पैसे की आपूर्ति मार्केट में बढ़ जाएगी। सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बिक्री अगर होती है तो सही होता, ये खरीदी दे दिया इसलिए गलत है। ठीक है, तो सी वाला उत्तर ही इसका सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, गिनी गुणांक के बारे में बताना है। गिनी गुणांक क्या करता है? तो गिनी गुणांक जो है आय असमानता को मापता है। डी उत्तर इसका सही है। तो गिनी गुणांक किसी जनसंख्या में आय या संपदा की असमानता का एक सांख्यिकीय रूप है, और इसके जो है आय की असमानता 0 से 1 के बीच में मापता है। अगर 0 है तो पूर्ण असमानता है, 0 है तो पूर्ण समानता है, पूर्ण समानता। ठीक है, अगर 1 है तो पूर्ण असमानता है, पूर्ण असमानता। ठीक है, पूर्ण असमानता है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा इसका? तो डी वाला उत्तर जो है सही होगा। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जीएसटी परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो जीएसटी परिषद के बारे में बताना है क्या सही है। तो पहला कि यह अनुच्छेद 279 ए के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है, तो ये सही है। दूसरा, केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी बात सही है, केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तीसरा, प्रत्येक राज्य को परिषद के निर्माण पर वीटो निषेधाधिकार प्राप्त है। तो वीटो जो है प्रत्येक राज्य को नहीं प्राप्त है, गलत है ये, केवल एक ही दो सही है इसमें। ठीक है, किसी को वीटो प्राप्त नहीं है, किसी राज्य को वीटो प्राप्त नहीं है इसमें। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। समिति है और समिति द्वारा सिफारिश क्षेत्र है, किस लिए बनाई गई थी समिति, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो पहला, बिमल जलान समिति आरबीआई का आर्थिक पूंजी ढांचा के लिए बनाई गई थी, ये सही है। यूके सिन्हा समिति एमएसएमई के लिए बनाई गई थी, ये भी सही है। नचिकेत मोर समिति वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनाई गई थी, ये भी सही है। वाई एच मालेगाम समिति सूक्ष्म वित्त या माइक्रो फाइनेंस के लिए बनाई गई थी, ये भी सही है। 1 2 3 4 ही सही है इसका, तो सी उत्तर सही है, 1 2 3 4। ठीक है, अगला है 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ ऑपरेशन ग्रीन्स प्रारंभ में किस वस्तु समूह से संबंधित था? तो प्रारंभ में किससे संबंधित है? गन्ना, कपास, जूट नहीं, गेहूं, चावल, दालें, टमाटर, प्याज, आलू। तो ये सी उत्तर सही है, टमाटर, प्याज, आलू से संबंधित है ये। ठीक है, तो शुरुआत में ऑपरेशन ग्रीन्स टमाटर, प्याज, आलू से की आपूर्ति और कीमतों को स्थिर करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और बाद में इसके जो है बदल दिया गया था। तो सी उत्तर सही है, प्रारंभ में ही पूछा है कि प्रारंभ में किस वस्तु के लिए था, तो सी उत्तर सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में वह कुल दर जिस पर उत्पाद रासायनिक ऊर्जा का ग्रहण एवं संग्रहण करते हैं कहलाती है? तो सकल प्राथमिक उत्पाद कहलाती है, ये उत्तर सही है। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में वह कुल दर जिस पर उत्पादक रासायनिक ऊर्जा का ग्रहण एवं संग्रह करता है क्या कहलाती है? सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है, या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है, ये उत्तर इसका सही है। सकल प्राथमिक उत्पाद होता है वह कुल दर है जिस पर उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा का ग्रहण एवं संग्रहण करता है। ठीक है, तो ये लिखा है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में कुल दर उस पर उत्पादक रासायनिक ऊर्जा का ग्रहण एवं संग्रहण करके क्या कहलाती है? तो वो सकल प्राथमिक उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो सकल प्राथमिक उत्पाद वह कुल दर है जिस पर उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो रासायनिक ऊर्जा से वो सौर ऊर्जा से जो रासायनिक ऊर्जा बनाता है उसका वो संग्रहण करता है। ठीक है, और शुद्ध प्राथमिक उत्पादक वह है जो श्वसन में जो प्रयुक्त ऊर्जा घटाने के बाद शेष बचती है। जैसे मान लीजिए कि 10 किलो जो है ऊर्जा का निर्माण हुआ, मतलब सौर ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, सौर ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में चेंज किया गया, 10 किलो 10 किलो। ठीक है, 10 किलो ऊर्जा को बदला गया, मगर पेड़ इसमें सांस भी लेता है, तो 1 किलो सांस में निकाल दिया, तो जो 10 केजी है उसको कहेंगे हम सकल प्राथमिक उत्पाद, सकल प्राथमिक उत्पाद कहेंगे इसको। मगर इसमें से हम जो है श्वास लेता है और अन्य क्रिया जो करता है उसमें जो एनर्जी लॉस होती है वो 1 केजी मान लेते हैं, तो 1 केजी निकल गया इसमें से, तो 9 केजी जो बचेगा वो आपका शुद्ध प्राथमिक उत्पाद होगा, शुद्ध प्राथमिक उत्पाद होगा, प्राथमिक उत्पाद। ठीक है, तो याद रखेंगे सकल प्राथमिक उत्पादकता वह कुल दर है जिस पर उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर
उसका ग्रहण एवं संग्रहण करता है। वहीं पे जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता वह होती है जो श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा घटाने के बाद शेष बचती है। तो जो है, जो सकल प्राथमिक उत्पादकता में जो रासायनिक ऊर्जा संग्रहण हुई है, अगर उसमें से हम निकाल दें श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा, तो हमको मिलेगा क्या? तो मिलेगा सकल प्राथमिक उत्पादकता मिलेगी। ठीक है, मगर ये जो प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है? कुल दर पर पूछ रहा है या उत्तर सकल प्राथमिक उत्पादकता पूछ रहा है, तो इसी वजह से सकल प्राथमिक उत्पाद इसका आंसर होगा। कहा है किसी परिस्थिति तंत्र में वह कुल दर, ये कुल दर टोटल दर पूछ रहा है। उत्पादकता क्या है? किसी परिस्थिति तंत्र में वह कुल दर जिस पर उत्पादकता रासायनिक ऊर्जा का संग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? तो सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाता है। ठीक है, ए वाला उत्तर इसका सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का, रामसर कन्वेंशन के बारे में दिया है। कह रहा है रामसर कन्वेंशन या रामसर अभिसमय में के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला कि रामसर अभिसमय 1992 में रियो डी जेनेरियो में हस्ताक्षरित किया गया था। तो गलत दिया है, रियो डी जेनेरियो नहीं है और 1992 भी नहीं है। ठीक है, तो 1971 में 1971 में ये जो रामसर शहर जो है ईरान में है। ईरान में ताद्र भूमि पर जो अभिसमय हुआ था 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित हुआ था, 1992 में नहीं हुआ था। ठीक है, साथ ही भारत में केवल नहीं बल्कि तमिलनाडु में सर्वाधिक जो है, भारत में केरल सर्वाधिक रामसर स्थल है, तो ये गलत दिया है। तमिलनाडु ने यहाँ पे, तो सर केरल नहीं तमिलनाडु है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे हैं? तो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में वर्तमान में 20 रामसर स्थल है। ठीक है, तो कौन सा पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो कोई भी सही नहीं है, तो बी उत्तर सही है। न तो एक सही है न तो दो सही है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, न तो एक वाला सही है न तो दो सही है। तो सर्वाधिक जो रामसर स्थल हैं वो तमिलनाडु में है, न कि केरल में। और रामसर अभिसमय 1971 में हुआ था, ईरान के शहर रामसर में, ईरान का शहर है रामसर, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, अगला है 44 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन ए है, कारण आर है। कह रहा है कि अभिकथन ए मॉन जो मॉन्ट्रो रिकॉर्ड है या इसको कहते हैं मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। ठीक है, ये देखिए मॉन्टेक्स रिकॉर्ड कहते हैं इसको, इंग्लिश वाला में देखिए। तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड रामसर अभिसमय के अंतर्गत रखा जाने वाला एक रजिस्टर है। तो ये बात ठीक है, रामसर के अंदर रखे जाने वाला एक रजिस्टर है। यहाँ पे कारण दिया कि इसमें उन आर्द्रभूमि स्थलों को सूचीबद्ध किया जाता है जहाँ पारिस्थितिकी रूप से बदला जा चुका है, या पारिस्थितिकी रूप से बदल चुका है या बदल रहा है अथवा बदलने की संभावना है, उसको इसमें रखा जाता है। और इससे बाहर तब निकाला जाता है जब जो है अपने पुनः पहले स्वरूप में, जब तक कि वो जो है रामसर साइट न आ जाए तब तक इसको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में उसको रखा जाता है जो रामसर स्थल जो है पहले से चेंज हो चुका है। पहले बहुत हेल्दी रामसर स्थल था कोई, वहाँ पे तमाम तरह की बायोडायवर्सिटी वहाँ पे उपस्थित थी, बहुत सारी चिड़ियाँ वगैरह आती थी, वहाँ पे रहती थी, बर्ड्स आती थी, तो उनको रखा जाता है। उनको पर रामसर में रखा गया, मगर जब उस वहाँ पे लोगों ने प्रदूषण फैलाना शुरू किया, वहाँ की बायोडायवर्सिटी कम होने लगी, उसकी जो स्वास्थ्य स्थिति है रामसर स्थल की वो खराब होने लगी, तो उसको हम कहाँ रख दिए? तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रख देते हैं। और जैसे ही उसकी स्थिति सुधार होती है उसको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से हटा देते हैं। तो दोनों ही कथन सही है और सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो डी उत्तर सही है इसका, ए नहीं डी उत्तर सही है, डी वाला। ठीक है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी डी उत्तर जो है सही दिया है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है उसके बारे में बताना है क्या सही है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट वो होता है जहाँ पे जो बायोडायवर्सिटी है वो बहुत सर्वाधिक थी। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा बायोडायवर्सिटी थी कि वहाँ उतना जो है कहीं नहीं थी, मगर धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ की जैव विविधता पे बहुत ज़्यादा 75% के आसपास लगभग नुकसान हो गया। ठीक है, या और नुकसान हो ही रहा है, तो उसे क्षेत्र को हम कहते हैं हॉट स्पॉट क्षेत्र। और वो जो वहाँ पे जो बायोडायवर्सिटी थी वो एंडेमिक थी, वहीं पे ही सिर्फ पाई जाती थी। ठीक है,
तो उस तरह के जगह को हम हॉट स्पॉट कहते हैं। तो भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट में पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका मिलकर एक हॉट स्पॉट बनाते हैं। तो ये बात सही है। दूसरा है, हिमालय को एक जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो हिमालय का जो पूर्वी क्षेत्र है उसको जैव विविधता हॉट स्पॉट के बारे में इसको बताया गया है। वहीं पे संपूर्ण सिंधु गंगा का मैदान जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में वर्गीकृत है, तो ये गलत दिया है, ये वर्गीकृत नहीं है। तो पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका मिलकर एक जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। हिमालय भी एक मान्यता प्राप्त हॉटस्पॉट है, तो दोनों कथन सही हैं। भारत में जो है ऐसे 4 हॉटस्पॉट हैं, किंतु उसमें सिंधु गंगा का मैदान इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो 1-2 ही सिर्फ सही है इसमें, ए वाला उत्तर सही है, याद रखिएगा। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट वो है जहाँ पहले बहुत ज़्यादा विविधता थी, एंडेमिक चीज़ें बहुत ज़्यादा वहाँ पे थी जैव विविधता में, मगर धीरे-धीरे एंडेमिक चीज़ों का जो नाश हो रहा है और लगभग 70-75% वहाँ पे नाश हो चुका है। और तब उस जगह को, जैव विविधता वाली उस जगह को हम हॉटस्पॉट में रखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जगह को नॉर्मन मायर्स ने इसको बताया था जैव विविधता हॉटस्पॉट को। उसने कहा था कि पृथ्वी पर मौजूद विशेष क्षेत्र जहाँ पे असाधारण जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन वे क्षेत्र मानवीय गतिविधियों के कारण या जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ है, काफ़ी नष्ट हो गया है। वहाँ की जो ढेर सारी जो जैव विविधता थी वो विलुप्त हो गई है या गंभीर खतरे में है। तो उसको जो है उसने कहा था कि जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ठीक है, 1988 में नॉर्मन मायर ने पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट का जो है परिभाषा दिया था, और उसमें भी उसने कहा था कि जो एंडेमिक स्पेसीज़ हैं, उस क्षेत्र में कम से कम 1500 से ऐसी प्रजातियाँ होनी चाहिए जो पौधे की दुनिया में कहीं और प्राप्त नहीं होती हैं। मतलब 1500 से अधिक प्रजाति ऐसी होनी चाहिए जो कि दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं होती हैं। तो उसी क्षेत्र को उसने कहा था हॉट स्पॉट क्षेत्र, ठीक है? और उसने कहा था कि वहाँ पे हॉट स्पॉट उसी जैव विविधता वाले क्षेत्र घोषित करेंगे जहाँ पे 70% से अधिक जो है हिस्सा जो जैव विविधता का था वो लगभग खो गया है, हैबिटेट खो गया है या आवास खो गया है, ठीक है? याद रखिएगा, दुनिया में जो है 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट को खोजा गया था और भारत में 4 है, ठीक? तो ये जैव विविधता हॉट स्पॉट थे। अगला 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव आवर्धन क्या होता है या बायो मैग्निफिकेशन क्या है? तो बायो मैग्निफिकेशन क्या है, इसके बारे में बातचीत करनी है, जिसको जैव आवर्धन कहते हैं। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या में वृद्धि, तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या में वृद्धि वो बायो मैग्निफिकेशन नहीं कहलाती है। बी है कि खाद्य श्रृंखला के साथ साथ विषैले पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि जब होती है तो उसे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो ये बात सही है कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक उच्च स्तर पर बढ़ बढ़ती जाती है बायो जैव आवर्धन की प्रक्रिया, ठीक है? तो जैव आवर्धन में क्या होता है कि जो विषैले चीज़ें होती हैं, जो हानिकारक चीज़ें होती हैं, जो प्रदूषण करने वाली चीज़ें होती हैं, सबसे निचले जीव में कुछ होती हैं, उसके ऊपर वाले जीव में कुछ होती हैं, उसके ऊपर वाले जीव में और बढ़ती जाती हैं। तो इस तरह की जो क्रिया होती है खाद्य श्रृंखला में, तो वो श्रृंखला में स्तर के साथ जो उच्च मतलब निम्न स्तर, उच्च स्तर में उनकी सांद्रता जो है बढ़ती जाती है। तो ऐसे चीज़ को हम कहते हैं जैव आवर्धन। तो जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विषैले पदार्थ की सांद्रता जो होती है खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक उच्चतर स्तर पर बढ़ती जाती है। जैसे डीडीटी, डीडीटी एक तरह का विषैला पदार्थ है, एवं पारा जैसे अस्थायी विषैले पदार्थ जीवों के शरीर में संचित हो जाते हैं, ठीक है? तथा शीर्ष जो परभक्षियों में सर्वाधिक सांद्रता इनकी पाई जाती है। तो प्राथमिक उत्पादक में थोड़ा कम होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में थोड़ा ज़्यादा होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता में उससे ज़्यादा होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता में उससे भी ज़्यादा होते हैं, और जो परभक्षी होता है या जो सर्वाहारी होता है, उसमें सर्वाधिक जो है इसकी मात्रा पाई जाती है, ठीक है? तो यह खाद्य श्रृंखला के साथ-साथ विषैली पदार्थों की बढ़ती सांद्रता को दर्शाता है, जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है? तो इसका बी वाला उत्तर जो है सही है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अभिसमय है और सरोकार है। तो अभिसमय है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, और बेसल अभिसमय, स्टॉकहोम अभिसमय और रॉटरडैम कन्वेंशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार-बार एग्जाम में पूछा है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन क्षयकारी पदार्थों को हटाने वाली जो बैठक हुई थी मॉन्ट्रियल में, तो वहीं से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निकला था। तो ओजोन क्षयकारी पदार्थों को
पदार्थ से संबंधित था ये, एक हो गया। बेसल अभिसमय किससे संबंधित है? तो बेसल अभिसमय खतरनाक अपशिष्टों का सीमा पारी जो है सीमा पारी संचलन, ठीक है। तो जो खतरनाक अपशिष्ट है, मान लीजिए कि अमेरिका में कोई खतरनाक अपशिष्ट बन रहा है, जैसे वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जा रही है और जो भी उसका बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, तो उसको क्या करते थे वो लोग कि अपने अगर फेंकेंगे तो वहाँ प्रदूषण फैलेगा। इस वजह से वो लोग क्या करते थे, गरीब देशों में, जैसे अफ्रीका वगैरह गरीब देशों में उसको निर्यात कर देते थे, या सीमा पार उसको डंपिंग करवाते थे अफ्रीका के देशों में, जहाँ गरीब देश हैं वहाँ पे। तो गरीब देशों में जो है उसका जो है बुरा असर प्रभाव पड़ने लगा। तो इस वजह से बेसल कन्वेंशन अपनाया गया कि खतरनाक अपशिष्टों का सीमा पार ये जो संचलन अगर कोई देश करता है, उस पर यह प्रतिबंध लगाता है, बेसल अभिसमय। तीसरा है, तो ये दूसरा वाला सही है। तीसरा है स्टॉकहोम अभिसमय। तो अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण होता है, ठीक है। अस्थायी कार्बनिक जो है प्रदूषक जो होता है, उसको कहते हैं पीपीओएस होता है। तो उसके लिए जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था, ठीक है। अगला है रॉटरडैम कन्वेंशन, खतरनाक रसायनों हेतु पूर्व सूचित सहमति, पीआईसी लेना इसमें, ठीक है। तो इसका है जो है दूसरा वाला, तीसरा जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन, वो है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो होता है, उसके लिए ये जो काम करता है, ठीक है। तो स्थानीय अस्थायी कार्बनिक जो प्रदूषक होते हैं, उसका सीमा पारी व्यापार में भी ये कुछ कंट्रोल करता है। और रॉटरडैम का जो कन्वेंशन है, खतरनाक रसायनों हेतु पूर्व सूचित सहमति जो है आवश्यक है। कोई खतरनाक केमिकल को आप जो है किसी देश को निर्यात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हर जो संस्था है सबको आपको सूचित करना होगा कि ये केमिकल यहाँ से जा रहा है और इसको यहाँ पे से यहाँ लेके जा रहा है। तो उस समय का उस तरह का सुरक्षा प्रोटोकॉल जो अपनाया जाएगा। तो 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही है, यानी बी वाला उत्तर जो है इसका सही है। सबके सामने जो दिया वो वही सही है। तो भाई बहुत ही महत्वपूर्ण चारों प्रोटोकॉल हैं, इस प्रोटोकॉल को आप जो है याद रखिएगा, ठीक है। इन प्रोटोकॉल को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला है 48वां क्वेश्चन, कह रहा है कि उच्च ऊंचाई वाले झीलों एवं ध्रुवीय क्षेत्र कुछ अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक, जिसको हम क्या कहते थे, जिसको कहते हैं हम लोग परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जिसको कहते हैं कि अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक, ठीक है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील क्यों है? इसकी सर्वोच्च व्याख्या कौन सी है? तो उसकी सर्वोच्च व्याख्या पूछ रहा है कौन सी है। तो कह रहा है कि पीओपीएस वैश्विक आसवन या ग्लोबल डिस्टिलेशन से गुजरा हुए ठंडे क्षेत्रों में संघनित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पहला जो है सही दिया है कि जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हैं, ये लोग वैश्विक आसवन या ग्लोबल डिस्टिलेशन जो होता है वायु का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वायु जाती है, तो वहाँ से गुजरते हुए ठंडे क्षेत्रों में क्या होता है, इनका संघनन हो जाता है। तो ठंडे क्षेत्रों में प्रभावित करते हैं काफ़ी जगह को, ठीक है। तो ये इनका उत्पादन जो, तो पीओपीएस का उत्पादन जो होता है, वो आपके गर्म देशों में होता है या भूमध्य रेखीय देशों में होता है, जैसे उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप में फ्रांस वगैरह हो गया, फिर अफ्रीका हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, इधर होता है। और ये ऊपर उड़ के क्या होता है, ध्रुवों की तरफ जाता है और जाके ध्रुवों की तरफ वो संघनित हो जाता है। जैसे डेनमार्क हो गया, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब देश जो है इससे प्रभावित होते हैं। तो कारण इसका क्या है? तो ये गुजरते हैं और ठंडे क्षेत्रों में संघनित हो जाते हैं, तो यही इनका इनके साथ दिक्कत है, ठीक है। तो पहला ही सही है। दूसरा दिया है कि इन क्षेत्रों में प्राथमिक उत्पादकता बहुत अधिक है, तो ऐसा नहीं है। पीओपीएस जल में घुलनशील होते हैं और हिमनदों में संचित होते हैं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका जो है पहला ही सही है, ए वाला, ठीक है। अगला है प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग मुख्यतः किसके कारण होता है? तो कोरल ब्लीचिंग जो होता है वो किसके कारण होता है, ये बताना है। तो केवल लवणता में वृद्धि, तो लवणता में वृद्धि से नहीं होता। घुलित ऑक्सीजन में कमी, तो केवल इसी कारण नहीं होता। तटीय जल क्षेत्र में तेल रिसाव, तो इसी कारण भी नहीं होता। समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि, जिससे जूं जंतले का निष्कासन होता है। तो डी उत्तर इसका सही है। तो क्या होता है कि प्रवाल विरंजन मुख्यतः तब होता है जब समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि हो जाती है, तब प्रवाल पर दबाव दबाव डालता है। दबावग्रस्त प्रवाल जो है अपने सहजीवी शैवाल को, जो सहजीवी संबंध होता है शैवालों के साथ, जू जंतले जो होता है शैवाल, उसको वो बाहर निकाल देता है। जब बाहर निकाल देता है तो शैवालों से ही किसी भी प्रवाल में रंग होता है। तो जो प्रवाल होते हैं उसका रंग जो होता है शैवालों के कारण होता है।
तो जूजंथले शैवाल को सजीवी शैवाल जूजंथले को बाहर निकाल देता है, जिससे क्या होता है, रंग एवं उसका मुख्य भोजन के स्रोत जो है समाप्त हो जाते हैं और समुद्री तापमान में वृद्धि से जूजंथले का निष्कासन के कारण जो होता है प्रवाल विरंजन हो जाता है। ठीक है, तो जो समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि जिससे जूजंथले का निष्कासन हो जाता है और जो है कोरल ब्लीचिंग उसी को कहते हैं। तो जो कलर ही हट जाता है तो उसको कहते हैं ब्लीच हो गया है, वो सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं। तो जो भी प्रवाल या मूंगे होते हैं, मूंगे कहते हैं प्रवाल को, मूंगे होते हैं, वो सहजीवी संबंध में रहते हैं जूजंथले के साथ। जूजंथले एक शैवाल के साथ रहते हैं। जैसे गर्मी आती है, जब पानी गर्म हो सतह होता है तो जूजंथले को मूंगे बाहर निकाल देते हैं। तो मूंगे जो होते हैं उनको खाना जो जूजंथले देता है और कलर देता है जूजंथले प्रवालों को। ठीक है, और प्रवाल जो उनको क्या देते हैं जूजंथले को, तो रहने का स्थान देते हैं। और जब सतह गर्म होती है तो रहने का स्थान से उसको भगा देते हैं जूजंथले को, जिसके कारण जो है उनका कलर उड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं परवाल विरंजन हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन है कि आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला, आर्द्र भूमियाँ सदैव वायुमंडल हेतु कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्ध स्रोत होती हैं। तो आर्द्र भूमियाँ सदैव वायुमंडल हेतु कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्ध स्रोत होती हैं। दूसरा दिया कि मैंग्रोव रामसर अभिसमय के अंतर्गत आर्द्र भूमियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नीचे दिए गए कुट सहायता से सही उत्तर बताना है। तो आर्द्र भूमियाँ सदैव वायुमंडल हेतु कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्ध स्रोत होती है, तो सब गलत है, ये सही नहीं है। ये कार्बन सिंक करती हैं, कार्बन को सिंक करती हैं या कार्बन को सोखने का काम करती हैं। ठीक है, वायुमंडल में ये CO2 निर्मुक्त कम करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग CO2 को सोखती हैं, इसीलिए गलत हो गया है। मैंग्रोव को रामसर अभिसमय के अंतर्गत आर्द्र भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो दूसरा वाला सिर्फ सही है। तो ए वाला उत्तर सही है, केवल 2 सही है इसमें। 51 नंबर क्वेश्चन है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कारण वाला क्वेश्चन है, तो कथन कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर न्यूनतम क्षति के साथ लंबी दूरी तक संकेत प्रसारित कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपको हमने बताया था साइंस वाले वीडियो में कि जैसे ही प्रकाश इसमें घुसता है तो इस सतह पे पड़ता है तो उसका टोटली रिफ्लेक्शन हो जाता है इस सतह पे। फिर इस सतह से टोटल रिफ्लेक्शन इस पे होता है, इस पे होता है, इस पे होता है, इस पे होता है, इस पे, इस पे, ऐसे होते होते ये आगे बढ़ता रहता है ऑप्टिकल फाइबर में। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि जो है जो सनलाइट जो होती है या फिर कम्युनिकेशन के लिए जो सिग्नल होता है, सिग्नल का टोटली रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो यहाँ इस सतह से टोटल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से होगा, फिर यहाँ से होगा, फिर यहाँ से होगा, फिर यहाँ से होगा, फिर यहाँ से होगा। इस तरीके से कहीं भी जो है लॉस नहीं होता है डेटा का। तो क्या होता है, तो लंबी दूरी के लिए ऑप्टिकल फाइबर जो है बहुत अच्छा जो है माना जाता है। कारण है कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो यही कारण है कि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कार्य करते हैं। इसीलिए जो ऑप्टिकल फाइबर जो लंबी दूरी तक संकेत प्रसारित करने या भेजने के लिए ज़रूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो दोनों कथन सही है, उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो डी उत्तर इसका सही है ऑप्टिकल फाइबर का। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रयान-3 के बारे में बताना है क्या ठीक है। तो चंद्रयान-3 जो है आपका 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट जो है इसको लैंडिंग कराई गई थी, सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी। चंद्रमा के किस क्षेत्र के लिए सॉफ्ट लैंडिंग किया था, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए किया था, इसका बी उत्तर सही है। ठीक है, अगला है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको AI कहते हैं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो बताना है आपको कि मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उपसमुच्चय है। तो मशीन लर्निंग जो होता है AI का एक सब पार्ट है, तो ये बात सही है। दूसरा, डीप लर्निंग में कई परतों वाले कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, तो ये भी बात सही है, डीप लर्निंग में से किया जाता है। तीसरा है, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को मुख्यतः अनुक्रमों की भविष्यवाणी के लिए पाठ्य डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है, तो ये भी बात सही है AI के लिए। तो तीनों ही कथन AI के लिए सही दिए हुए हैं, तो डी उत्तर इसमें सही है। तो बृहद भाषण मॉडल मुख्यतः जो होता है पाठ्य आंकड़ों का जो अनुक्रम के अगले भाग की भविष्यवाणी के लिए प्रयुक्त होता है, तो तीनों ही कथन इसमें सही दिए हुए हैं। अगला है, डीप फेक सबसे अधिक किस AI तकनीक का उपयोग करने के लिए बनाया जाता है। तो डीप फेक जो है, देखे होंगे डीप फेक के बारे में कि कुछ पॉर्न साइट वाले क्या करते हैं कि दूसरे लड़कियों का नीचे का शरीर होता है और जो उसका फेस जो होता है किसी भी मॉडल के नाम पे, किसी भी अभिनेत्री के नाम पे, चेहरे पे अभिनेत्री का चेहरा जो है उसके चेहरे पे लगा देते हैं, जिससे कि उनको उनकी बेइज्जती करते हैं। किसी की न्यूड फोटो में बॉडी किसी और की होती है और जो उसका चेहरा होता है डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके
किसी भी चर्चित महिला का लगा देते हैं या चर्चित पुरुष का लगा देते हैं, जिससे दिक्कत होती है। तो डीप फेक जो कृत्रिम चित्र होता है, ऑडियो या वीडियो भी होता है इसका, जो सर्वाधिक सामान्यतः जनरेटिव एडवर्सनल नेटवर्क, जिसे गैन्स कहते हैं, GANS। तो ये जो है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क होता है, से बनाए जाते हैं, और गैन्स के दो तंत्रिका नेटवर्क जो है परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक नकली सामग्री बनाता है और दूसरा उसका पता लगाने का प्रयास करता है, जिससे अत्यंत यथार्थवादी परिणाम बनते हैं। ठीक है, तो डी उत्तर इसका सही है। डीप फेक की सबसे अधिक AI तकनीक का उपयोग किए करने के लिए बनाया जाता है। तो जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, याद रखिएगा इसको, डीप फेक टेक्नोलॉजी। तो इसके दो नेटवर्क हैं, एक नेटवर्क जो है नकली सामग्री बनाता है कि एकदम हूबहू नकली सामग्री बना दिया, और दूसरा जो है इसको यथार्थवादी परिणाम इसका निकालने के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो डी उत्तर इसका सही हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन है कि हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन जो होता है वो विद्युत अपघटन किया जाता है। जल का विद्युत अपघटन करा के जो है हरित उत्पादन किया जाता है, और अपघटन में लगने वाली ऊर्जा जो है नवकरणीय ऊर्जा से अगर हम निकाल लेते हैं, अपघटन के लिए ऊर्जा लगेगी तो उस ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा से हम लेते हैं, या सौर ऊर्जा हो गया, या वायु ऊर्जा हो गई, ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब एनर्जियों का यूज करके अगर हम बनाते हैं तो उसको कहते हैं हरित हाइड्रोजन। और अन्य जैसे मान लीजिए विद्युत का उपयोग करके हम उसको बना रहे हैं तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहेंगे, क्योंकि जो विद्युत होती है वो कोयले से उत्पन्न होती है, तो कोयला जो है प्रदूषण फैलाता है, तो उसको हरित हाइड्रोजन नहीं कह सकते। हरित हाइड्रोजन वही है जब हम नवीकरणीय ऊर्जा से या जो रिन्यूएबल एनर्जी से जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं, उससे जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं या विद्युत अपघटन करवाते हैं तो जल का, तो उसको हम कहते हैं हरित हाइड्रोजन। जिससे वो हाइड्रोजन निकलता है तो उसको हरित हाइड्रोजन कहते हैं। सी वाला उत्तर सही है। कच्चे तेल के क्रैकिंग द्वारा नहीं, प्राकृतिक गैस के स्टीम रिफार्मिंग द्वारा, ये भी नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन द्वारा जो है जो हाइड्रोजन निकलता है उसको हम हरित हाइड्रोजन कहते हैं। कोयले के गैसीकरण द्वारा, ये भी गलत हो गया, तो सी उत्तर इसका सही है। अगला है इसमें 56 नंबर का कि टीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जीवित क्षणित टीके में किसी रोगाणु के केवल विशिष्ट प्रोटीन उप इकाइयाँ होती हैं, तो ये गलत है। तो जीवित क्षणित टीके जो होते हैं लाइफ एटेन्यूएटेड जो वैक्सीन होती है, इसमें क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होता है या जो वायरस होता है उसको जो है एकदम से मरा हुआ बना देते हैं, एकदम न मरा है न जिंदा ही है, ठीक है, उससे उसका वैक्सीन बनाते हैं और लोगों में इंजेक्ट कराते हैं। तो जैसे इंजेक्ट होता है ये बॉडी में, तो इससे लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बॉडी बना लेती है, और जो है बाद में जब ये ऐसा जीवित जीव अगर अटैक करता है तो बॉडी पहले से ही तैयार होती है, तो इससे क्या होता है, वो हमारे शरीर पे प्रभाव नहीं डाल पाता, ठीक है। तो रोगाणु को केवल विशिष्ट प्रोटीन उप इकाई का प्रयोग नहीं होता है, ये गलत हो गया। दूसरा, जब किसी आबादी का पर्याप्त बड़ा हिस्सा प्रतिरोधी हो जाता है तो झुंड प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, जब किसी आबादी का पर्याप्त बड़ा हिस्सा प्रतिरोधी हो जाता है। तो हर्ड इम्यूनिटी कैन बी अचीव्ड व्हेन द सफिशिएंटली लार्ज जो प्रोपोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन बिकम इम्यून, ठीक है। तो झुंड प्रतिरक्षा इस वही कहलाती है जब किसी आबादी का पर्याप्त बड़ा हिस्सा जो है प्रतिरोधी हो जाता है या बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसको कहते हैं झुंड प्रतिरक्षा या हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो दूसरा वाला तो सही है केवल, तो ए उत्तर सही है, केवल दूसरा सही है, बाकी पहला वाला गलत है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि एज कंप्यूटिंग, कम्यूटिंग नहीं है, कंप्यूटिंग है, से क्या तात्पर्य है। तो एज कंप्यूटिंग से क्या तात्पर्य बताना है, तो केवल नेटवर्क सीमा पर डेटा एनक्रिप्ट करना, ये गलत है। केंद्रीकृत क्लाउड की वजह से स्रोत स्लैश डिवाइस के निकट डेटा प्रसंस्करण जब होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एज कंप्यूटिंग, ठीक है, एज कंप्यूटिंग होता है। तो एज कंप्यूटिंग का अर्थ है कि आंकड़ों का प्रसंस्करण उस स्रोत या उपकरण के निकट करना होता है जहां वे उत्पन्न होते हैं, न कि उन सबकी किसी दूरस्थ के केंद्रीय क्लाउड पर भेजना, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से डेटा अगर कोई ये सर्वर है, यहाँ से डेटा अगर निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है,
तो इस प्रोड्यूस किए गए डेटा का इसी के पास ही इसका इंक्रिप्शन कर देना। इंक्रिप्शन मतलब इसको मशीन को समझने वाली भाषा में बदल देना। ठीक है, इसको इनक्रिप्ट करने आम लोगों की बस की बात ना हो, कोई कंप्यूटर इसको इनक्रिप्ट कर सकता है, तो इस तरह की भाषा में बदल देना। तो आंकड़ों का प्रसंस्करण उस स्रोत या उपकरण के निकट ही कर देना जो प्रोसेसिंग करनी है इस डेटा पे, या इंक्रिप्शन करना है, या कोई प्रोसेसिंग करके डेटा माइनिंग करनी है। तो इन सारी चीज़ों का जो है इसके पास ही में जो प्रसंस्करण हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग एज कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इससे क्या होता है, विलंब तथा नेटवर्क जो बैंडविड्थ का उपयोग दोनों घटते हैं। तो इससे विलंब जो लेटेंसी होती है वो, और बैंडविड्थ होती है वो जो है, दोनों का उपयोग घटता है। ठीक है, तो स्रोतों के निकट आंकड़ों का प्रसंस्करण जो है यही सही है। ठीक है, तो इसका बी उत्तर सही है। बाकी सभी डेटा को एक केंद्रीय क्लाउड सर्वर पर संग्रहित करना नहीं है। सभी गणनाओं के लिए उपग्रहों का उपयोग करना, ये भी नहीं है। बी उत्तर सही है एज कंप्यूटिंग के बारे में। अगला है इसमें कि IMEC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो IMEC क्या है, इसके बारे में बातचीत करनी है। ठीक है, तो इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका नाम है। ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप, ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है IMEC है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा चीज सही है इसमें। तो पहला इसमें दिया है कि इसमें भारत को खाड़ी से जोड़ने वाली पूर्वी कॉरिडोर और खाड़ी को यूरोप से जोड़ने वाली उत्तरी कॉरिडोर शामिल है। यह पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टिंग PGII का एक भाग है। चीन IMEC MOU का एक संस्थापक हस्ताक्षर करता है या हस्ताक्षर करता है। तो कौन सही है, तो एक दो सही है केवल। पहला सही है कि भारत को खाड़ी से जोड़ने वाली पूर्वी कॉरिडोर और खाड़ी को यूरोपीय से जोड़ने वाली उत्तरी कॉरिडोर इसमें शामिल है। यह पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का एक भाग है, ये सही है। चीन इसका संस्थापक और हस्ताक्षरकर्ता सदस्य नहीं है, तो ए उत्तर इसका सिर्फ सही है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा सही है इसमें, तो पहला है कि 2030 तक लगभग 5 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य जो है भारत ने रखा है। दूसरा, यह मिशन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं, सी उत्तर इसका सही है। 2030 तक हमको 50 लाख या 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है प्रति वर्ष हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसको चला रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। तो हाँ भाई, बढ़ावा तो दे रहा है भारत। कारण है कि भारत UPI द्वारा विदेशी निगमों के स्वामित्व और संचालन में एक स्वामित्व प्रणाली है। तो इस कारण से जो है DPI को सक्रिय रूप से बढ़ावा नहीं दे रहा है। तो कथन सही है, कारण गलत है। ठीक है, तो इसका जो है सी उत्तर सही है कि ए सत्य है किंतु आर जो है असत्य है। ठीक है, भारत विश्व भर में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है, किंतु कारण जो है इसका सत्य है। क्या कारण है, क्योंकि UPI का निर्माण एवं संचालन भारतीय संस्था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया द्वारा NPCI द्वारा किया जाता है, न कि विदेशी निगम द्वारा किया जाता है, इसीलिए दूसरा वाला गलत है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक संकेतकों GI टैग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो जो भारत में GI टैग राज्यों को मिलते हैं, उसके पदार्थों को मिलते हैं, उसको बारे में बताना है। पहला कि GI रजिस्ट्री चेन्नई में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भारतीय राज्यों में सर्वाधिक GI टैग उत्पादक हैं। तो दोनों ही कथन इसके सही हैं, सी उत्तर इसका सही दिया है। तो GI रजिस्ट्री जो है चेन्नई में अवस्थित है, और भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश के पास सर्वाधिक GI टैग जो है उपस्थित है, ये बात सही है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल स्टॉक टेक किस अंतर्राष्ट्रीय ढांचे से जुड़ी एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो ग्लोबल स्टॉक टेक किस अंतर्राष्ट्रीय ढांचे से जुड़ी जो है ये एक प्रक्रिया है, इसको बताना है आपको। तो ये जैविक विविधता पर अभी समय नहीं,
विश्व व्यापार संगठन भी नहीं है। यूनेप ट्रिपल सी के तहत पेरिस समझौता, तो यूनेप ट्रिपल सी के तहत पेरिस समझौता संबंधित है, सी उत्तर सही है। ठीक है, तो इसे देश की दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक प्रगति का आकलन करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ग्लोबल स्टॉक स्टेक जो है इसको इसीलिए बनाया गया था ताकि जो दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक प्रगति का आकलन कैसे किया जाए समय समय पर, उसी में इसको बनाया गया था। और ये जो है पेरिस समझौते के समय इसको बनाया गया था ग्लोबल स्टॉक स्टेक को। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, भारत ने सुरक्षित और विश्वसनीय एआई पर वैश्विक विचार विमर्श में भाग लिया है। भारत ने सुरक्षित और विश्वसनीय एआई पर वैश्विक विचार विमर्श में भाग लिया है। दूसरा है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुहितधारक पहल है जिसका भारत सदस्य है। तीसरा है, एल्गोरिथम पूर्वाग्रह एआई शासन ढांचों से संबंधित एक चिंता है। तो कौन सा कथन इसमें सही दिया है, तो उपयोग करके सही कथन बताना है। तो डी उत्तर से सभी कथन सत्य दिया है इसमें कि भारत में सुरक्षित और विश्वसनीय एआई पर वैश्विक विचार विमर्श में भाग लिया है, तो ये बात सही है। और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुहितधारक पहल है जिसका भारत सदस्य है। और एल्गोरिथम पूर्वाग्रह एआई जो है शासन ढांचों में संबोधित एक चिंता है। ठीक, तीनों ही सत्य कथन सही दिया है, डी उत्तर सही है इसका, डी वाला। अगला उत्तर है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल किससे संबंधित है। तो वन नेशन और वन सब्सक्रिप्शन पहल जो है किससे संबंधित है ये बताना है आपको। तो सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर से नहीं है। तो ये जो है विद्युतापूर्ण शोध पत्रिकाओं तक राष्ट्रव्यापी संस्थापक पहुंच स्थापित करना वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात है। तो एक राष्ट्र एक सदस्य पहल जो है शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों को जो है विद्युतापूर्वक जो शोध होते हैं, जो बड़े बड़े शोध या जो पेपर रिलीज होते हैं, ठीक है, शोध जो पत्रिकाएं निकलती हैं, तक केंद्रीकृत राष्ट्रव्यापी पहुंच है। इसका उद्देश्य है देश भर में गुणवत्तापूर्ण जो शोध तक पहुंच का विस्तार करना है। यह शोध पत्रिकाओं तक पहुंच से संबंधित जो है बात करता है। तो बी वाला उत्तर इसमें सही दिया है, राशन कार्ड से संबंधित नहीं है, मोबाइल प्लान से संबंधित नहीं है। 65 है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्यू के डी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या सही है। तो यह एक सुरक्षित संचार के लिए क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत का उपयोग करता है, तो पहला सही है। दूसरा है कि कोई भी छिपकर सुनने का प्रयास क्वांटम अवस्थाओं को विक्षुब्ध करता है और इसका पता लगाया जा सकता है। कोई भी छुपकर सुनने का अगर प्रयास करता है तो क्वांटम जो अवस्थाओं में को विक्षुब्ध करता है, तो इसका पता लगाया जा सकता है। तो दोनों कथन सही दिया हुआ है, सी उत्तर सही है, दोनों कथन सही है। 65वें का सी उत्तर सही है। ठीक है, तो क्वांटम जो कुंजी वितरण पक्षों के जो बीच एन्क्रिप्शन कुंजियों को सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत का प्रयोग करता है। इन्हीं सिद्धांत के कारण जो है छिपकर सुनने वाले कोई भी प्रयास क्वांटम अवस्थाओं को विचलित कर देता है, जिससे उसका पता लगाया जा सकता है कि कौन जो है इसको सुन रहा था। तो कोई भी डेटा आप अगर भेजते हैं तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा भी चेंज होता है, या कोई छुप कर सुनता है उसका, कोई उसमें आके हैकिंग करता है या कुछ भी करता है उस सिग्नल में, तो सिग्नल का पता चल जाता है कि कोई सिग्नल को छेड़छाड़ कर रहा है, तो उसको पता लगाया जा सकता है उसका। ठीक है, तो 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं उनके बारे में बातचीत करना है, क्या सही है। ठीक है, तो 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन स्पेस निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने और अधिकृत करने के लिए एक एकल खिड़की एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो पहला से एक जो इन स्पेस जो है एक संस्था है, वो जो है निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अधिकृत है और एकल खिड़की एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कोई निजी कंपनी जो है कोई अंतरिक्ष में कोई कार्य करना चाहती है तो उसके लिए इन स्पेस से उसको मंजूरी लेनी पड़ेगी। दूसरा है NSIL और इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। तो NSIL जो है वो वाणिज्यिक शाखा किसकी, इसरो की। तो इसरो का कोई प्रोग्राम अगर उसे कोई ज्वाइन होना चाहता है, पैसा खर्च करके कोई अपना सैटेलाइट भिजवाना चाहता है, तो NSIL से उसको संपर्क करना होगा। ठीक है, तीसरा है भारतीय अंतरिक्ष नीति
23 निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो तीनों ही कथन सही दिए हुए हैं। प्रोत्साहित करता है, डी उत्तर सही है। 67वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की भूगोल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो हाँ, करता है। दूसरा, लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो लखीमपुर खीरी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ये बात सही है। तो दोनों ही कथन सही है, सी उत्तर सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी जो है सर्वाधिक जो है बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का, ये बात सही है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या सही है। तो सूची 1 में उत्तर प्रदेश का जिला है और उसका उत्पाद जो है दिया हुआ है अगले सूची में। तो भदोही में कालीन होता है, पहला सही है। मुरादाबाद में पीतल के सामान बनते हैं, तो ये भी सही है। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, कांच के सामान बनते हैं, तो ये भी सही है। कन्नौज में इत्र बनता है, तो ये भी सही है। तो 1 2 3 4 सही है, यानी सी उत्तर सही है इसका। ठीक है, सी वाला उत्तर जो है 1 2 3 4 यही सही है। 69वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किस बिंदु से जोड़ता है। तो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है चित्रकूट को आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस पर किस बिंदु पर जोड़ता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किस बिंदु पर जोड़ता है। आगरा में, गोरखपुर में, इटावा में और मेरठ में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। तो इटावा में जोड़ता है, सी उत्तर सही है। 57वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की नदियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। गोमती गंगा की सहायक नदी है। तो क्या गोमती गंगा की सहायक नदी है। तो पहला सही है, गोमती जो है गंगा की सहायक नदी है। दूसरा, घाघरा जिसको सरयू कहते हैं, उत्तर प्रदेश की भीतरी गंगा, उत्तर प्रदेश के भीतरी गंगा में मिलती है। तो गाजीपुर के भीतरी जो गांव है, भीतरी जो गांव है गाजीपुर का, जिला सैदपुर के पास, तो क्या वहीं पे ये मिलती है। तो घाघरा नदी छपरा में मिलती है, छपरा में मिलती है। रेवलगंज में छपरा में के पास गंगा नदी से मिलती है। तो गोमती एवं घाघरा सरयू सरयू नदी की सहायक नदियां, ये बात सही है। अगला है, बेतवा और केन नदियां बुंदेलखंड क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती हैं, तो ये बात भी सही है। कौन सा क्वेश्चन सही है बताना है। तो एक 1 3 से दूसरा वाला गलत है, तो इसका सी उत्तर सही है। कथन कारण वाला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक गन्ना और चीनी उत्पादन करने वाला राज्य है। तो पहला सही है, सबसे अधिक गन्ना और चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। कारण है कि उपजाऊ गंगा के मैदान और पर्याप्त सिंचाई साधनों से राज्य में गन्ना की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। दोनों कथन सही है, उसकी सही व्याख्या कर रहा है, डी उत्तर सही है। सिंचाई की सुविधा अच्छी होने के कारण जो है गन्ना उत्पादन होता है। 72 है, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है सारनाथ, जहाँ बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किया किया था, वाराणसी के पास है। सारनाथ में बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, प्रथम उपदेश अपना दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, तो इसलिए गलत है पहला वाला। दूसरा, बुद्ध के अवतरण से जुड़ा संकिंसा बिहार में अवस्थित है। तो कौन सा उत्तर जो है इसमें सही दिया है, ये बताना है आपको। तो कोई भी सही नहीं है। तो बिहार के में क्या था, सारनाथ के निकट उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, और संकिंसा उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिहार में नहीं है। ठीक है, तो संकिंसा जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, बिहार में नहीं, गलत हो गया। तो दोनों ही गलत हैं इसमें। 73 है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित एक्सप्रेसवे को उनके चालू होने का सही कालानुक्रम कब कब था। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तो अभी चालू हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेस अभी चालू हुआ है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अभी चालू हुआ है, यमुना एक्सप्रेसवे सबसे पहले चालू हुआ था। ठीक है, सबसे पहला यमुना एक्सप्रेसवे हो जाएगा। 4 सबसे पहले होगा। ठीक है, 4 सबसे पहले होगा। 2012 के आसपास जो है चल गया था ये, बीजेपी से पहले जो है अखिलेश की सरकार में चला था ये। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस 2016-17 में चालू हुआ था, 2016 और 17 में चालू हुआ था। पूर्वांचल एक्सप्रेस 2021 में चालू हुआ था, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस 2022 में चालू हुआ था। तो 4 3 2 1 इसका सही है, 4 3 2 1, यानी डी उत्तर इसका सही है। ठीक है, तो अंदाजे के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, उत्तर प्रदेश भारत में खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी है। तो ये बात सही है, खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी है, ये बात ठीक है। राज्य ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का एक दृष्टि या लक्ष्य निर्धारित किया है।
$1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने रखा है, ये बात भी सही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय राज्यों में दूसरी सबसे अधिक रामसर स्थल है। तमिलनाडु के पास यूपी में सर्वाधिक रामसर स्थल है। ये बात भी सही है। तो तीनों ही कथन इसके सही दिए हुए हैं। डी उत्तर इसमें सही है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में तीनों ही कथन सही दिए हुए हैं। अगला है 75वां का कि आपदा प्रबंधन से खतरे और आपदा के बीच का अंतर किस कथन द्वारा सर्वोच्चतम रूप से समझाया जा सकता है? तो आपदा प्रबंधन में खतरे और आपदा प्रबंधन के बीच, देखिए, तो आपदा प्रबंधन खतरा जो होता है, तो जो हैजार्ड होता है और जो डिजास्टर होता है, इन दोनों में क्या अंतर है? तो इसकी वीडियो हमने अब बनाई है। लोअर पीसीएस के लिए आपदा प्रबंधन की वीडियो है। इसमें इन दोनों खतरा और आपदा के बारे में बेहतर तरीके से डिस्कस किया गया है। तो आधे घंटे या 45 मिनट का आपदा प्रबंधन का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो हैजार्ड जो होता है, ये हानि की संभावना या खतरा जो होता है, हानि की संभावना को दर्शाता है। जबकि आपदा वास्तविक घटना है जो गंभीर व्यवधान उत्पन्न करती है विकास वगैरह में, ठीक है? तो संकट तभी आपदा में बदलता है जब किसी संवेदनशील समुदाय पर प्रहार हो जाता है, ठीक है? या कोई जो है सच में उसका सामना करना करता है। तो संकट जो है एक हाइपोथेटिकल चीज़ है कि संकट आने वाला है, तो हाइपोथेटिकली हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि संकट आने वाला है। तो खतरे के पूर्व की जो है घंटी है, या खतरे से पूर्व का जो समय होता है, उसको उसको कहते हैं मतलब कि आपदा से पूर्व का जो समय है, उसको खतरा कहते हैं या खतरे कहते हैं या हैजार्ड कहते हैं। जब वो समय आ जाता है, जब आपदा आ गई होती है, तो जब वो समय आ जाता है, जब खतरा आ गया होता है, खतरा गुज़र रहा होता है, तो उसको कहते हैं आपदा, ठीक है? तो बाढ़ आने वाली है, तो ये जो हम सुनेंगे तो ये खतरा है। तो जो कहते हैं ना कि जो पानी जो है, नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि बाढ़ आ जाएगी या आने आने वाली है या आ सकती है, तो खतरा है ये। जैसे बाढ़ आ गई, पूरा जो है बस्तियाँ डूब गईं, तो हम कहें कि आपदा हो गई है, ठीक है? तो ये बात है। तो हानि का एक संभावित स्रोत जो है हैज़ार्ड या संकट कहलाता है या खतरा कहलाता है, और वहीं जो वास्तविक घटना हो जाती है, तो वो आपदा होती है, ठीक है? तो 75 नंबर का कौन-सा क्वेश्चन सही है? तो एक समान अवधारणा नहीं है। आपदा हमेशा प्राकृतिक होती है, ज ऐसा नहीं है। प्रकृति के अलावा जो आर्टिफ़िशियल आपदा भी होती है। खतरा हमेशा आपदा के बाद आता है, तो नहीं। आपदा खतरा के बाद आपदा आता है, ठीक है? तो डी है, खतरा एक संभावित खतरा है। खतरा एक संभावित खतरा है और आपदा तब होती है जब खतरा समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे गंभीर व्यवधान उत्पन्न कर देता है। तो ये डी वाला उत्तर जो है इसका सही दिया है।